अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज नजमुस्ताह की। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। आमीन। ख़वातीनो हजरात, मुल्क की कुछ मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम की सूरत हाल अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती जा रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि हबस का मौसम तो टूटता जा रहा है और गर्मियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। दिन के वक्त धूप चूँकि सख्त होती है तो दिन को अवॉइड करें बाहर निकलने से, लेकिन शाम के वक्त ज़रूर बाहर निकलें और मौसम को एंजॉय करें पूरे मुल्क में, क्योंकि बहुत खुशगवार मौसम आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। अगर बाहर नहीं निकल सकते तो अपने लॉन में बैठ जाएं, टेरेस में बैठ जाएं और अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ बैठ के एक चाय का कप भी अगर पी लें तो मेरे ख्याल से आप मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम में जिक्र करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का, जिन्होंने सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस्लामाबाद में होने वाले इस इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया और काबीना ने बिजली के बिलों के बारे में वजारती तवानाई की सिफारिशात पर भी गौर किया। हमने आपको बताया कि जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से सूरत हाल ये चल रही है कि निगरान वज़ीर आज़म, उनकी कैबिनेट ये चाह रही है कि जिस तरीके से भी हो सके हम लोग आवाम को रिलीफ दें और आवाम के रिलीफ के लिए बहुत सारे इकदाम जो हैं उन पर गौर और फिक्र किया जा रहा है। इसीलिए मीटिंग्स हो रही हैं, इसीलिए कैबिनेट का इजलास था जिसमें मजमूई तौर पर बहुत सारे मौज़ूआत डिस्कस हुए, लेकिन ख़ास तौर पर वजारती तवानाई की सिफारिशात पर गौर किया गया कि कैसे बिजली के बिलों के बारे में मामला कर सकते हैं और कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। सो ये थी आज की वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ के हवाले से खबर। आगे आपको ये बताएं कि आज एक और बर्थडे की रिक्वेस्ट आई हुई है। आयशा फुरकान की बर्थडे है और सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से उनको बर्थडे की बहुत 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 सारी विशेज़। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन और इसके आने वाले जितने भी मजीद आगे जितने भी दिन हैं वो आपके बहुत ही खूबसूरत और आपका साल भी बहुत अच्छा और खूबसूरत जो है वो गुजरे और ये जो साल आपका गुजरा है इससे मजीद बेहतर और मस्बत आपके लिए साबित हो। ये तो सूरत हाल थी। हमने बर्थडे भी विश कर दी और वज़ीर आज़म के हवाले से बता दिया। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे पाकिस्तानी तालिब इल्म का। एग्जैक्टली एनिमेशन की दुनिया में जो है वो उन्होंने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया और पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं जिन्होंने अमेरिका में एनिमेशन का आलमी मुकाबला जीत कर पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और उन्होंने अपने नाम एक अदद अवार्ड भी किए। MSI क्रिएटर अवार्ड जो है वो उन्होंने अपने नाम कर लिया। और बताते चलें कि शुमाली वज़ीरिस्तान के मैट्रिक के तालिब इल्म हैं जी, इनका नाम है कामरान और इन्होंने माइक्रो स्टार इंटरनेशनल यानी MSI के क्रिएटर अवार्ड जो है 2023 ये अपने नाम किया है और पीपल्स चॉइस एनिमेशन कैटेगरी में पहली पोजीशन इन्होंने हासिल किया। और तालिब इल्म कामरान का कहना है कि एनिमेशन कैटेगरी का आलमी मुकाबला पब्लिक वोटिंग से जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरी बनाई हुई एनिमेशन पूरी दुनिया में पसंद की गई और ये बहुत ही बेहतरीन बात है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी तालिब इल्म जो है वो इस तरीके से कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अवार्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम करता हूँ एंड ऑफ कोर्स जितने भी हमारे लोग हैं उन सब के नाम जो है वो ये अवार्ड उन्होंने किया है। एग्जैक्टली। और इसी तरीके से पाकिस्तानी और भी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बताएं कि ईरान में होने वाली पीस एंड फ्रेंडशिप गेम्स जो हैं वो चल रही थी ईरान में, उसमें पाकिस्तान जूडो टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। और ये भी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हम आपको बताते रहते हैं कॉम्बैट फाइट्स जो हैं उनकी बहुत अच्छी वो कॉम्बैट गेम्स के ऊपर फोकस है पाकिस्तान। तो फाइनल 4 रुकनी टीम पाकिस्तानी टीम ने ईरान के को तकरीबन ईरान की ए टीम को 3-2 से शिकस्त दी है और इससे कबल ग्रुप मैचेस में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और ईरान बी को ज़ेर किया था। पाकिस्तान के सैयद मोहम्मद ने वुशु 60 के जी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। पाकिस्तान ने पीस एंड फ्रेंडशिप गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीता है। बिल्कुल। और अगर खेलों की बात हो ही रही है तो क्यों ना एक और वंडरफुल सी खबर जो है वो आपके साथ शामिल करें कि पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी कर रहा है और एशिया कप की मेज़बानी के लिए भरपूर तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हैं और तमाम लोग इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए भी तैयार हैं। एशिया कप का इफ्तिताही मैच जो है आज पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और मुकाबला जो है वो दिन 2:30 यानी 2:30 बजे पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देखा जा सकता है। तो जो स्टेडियम में जाके नहीं देख सकते तो PTV पे जो है वो इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और ज़रूर देखें स्पोर्ट्स को। मुल्तान वाले तो स्टेडियम में जाके एंजॉय करें और जहाँ जहाँ पर ये मुल्क में मैचेस होते जाएंगे वहाँ पर आप लोगों ने जाना है और एंजॉय करना है मैचेस को। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की भी बहुत सारी धूम है और वो लेकिन हो रहा है श्रीलंका में है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो जिस किस्म के इकदाम उठाता है, आपको पता है कि वो पाकिस्तान नहीं विजिट करने आ रहे, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ये श्रीलंका में मैचेस होंगे। आगे आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हमारे पास खबर है जहां पर एक मरीजा थी जो अपने इलाज के लिए डॉक्टर को चेक करवाने के लिए पहुंची हॉस्पिटल और उनकी ये मसला था कि उनकी यादाश्त आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही थी। जब उनका MIR किया गया और उस स्कैन में पता लगा कि एक ऐसा जिंदा वॉर्म यानी कि जिंदा कीड़ा उनके दिमाग में घूम फिर रहा है। और ये आप लोग जो देख रहे हैं ये जिंदा कीड़ा कोई आम नहीं है, ये अजदहा
जो सांप है उसके अंदर और कैंगरूज में पाया जाता है। अरे। और ये आई डोंट नो कैसे वहाँ पर जो है ना उनके दिमाग में मुंतकिल हो गया, और डॉक्टर्स हैरान रह गए जब उनके MRI स्कैन के दौरान जो है वो दिमाग के आगे वाले हिस्से में गैर मामूली जख्म नजर आया। ये दरअसल राउंड वॉर्म था जिसे ओफिट्स केयर्स रॉबर्ट्सटी कहा जाता है, और जिसके बारे में मुहक्किकीन का कहना है कि कैंगरूज और सांपों की एक किस्म है पाइथन, सो उसके अंदर ये पाया जाता है, ताहम इंसानों में कभी इससे पहले नहीं देखा गया। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो बाकायदा तौर पर, ये आप लोग वॉर्म देख सकते हैं जो उनके दिमाग से निकाला गया है, सेम लाइक ब्रेन, और उसी तरीके से गोल गोल ब्रेन में अगर होगा तो बड़ी बात है कि ये इसको डायग्नोज भी हो गया और ये निकल भी गया सर्जरी के थ्रू। और आई होप कि ऐसे जो है वो केसेस किसी के साथ भी अल्लाह ना करें। वैसे मैं हैरान हूँ, काफ़ी देर मैं इस बात पे सोचती रही कि किस तरीके से ये इनके अंदर गया होगा और किस तरीके से ये कितने टाइम से इनके साथ है और उसके बाद मेमोरी लॉस होता है। एक दिमाग में जाने का जरिया कान होता है, नाक होता है, लेकिन कैसे वहाँ तक पहुँचा? हाँ, कोई ना कोई इसके बारे में मेरे ख्याल से अब आगे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी तहकीक होनी चाहिए, ताकि हम जैसे लोग जो इतनी कश्मकश का शिकार हो जाते हैं उनको इन चीज़ों से निकाला जा सके। आगे बढ़ते हैं और आपको एक मज़े की खबर के बारे में बताऊँ, और वो खबर ये है कि 42 साल बाद एक बच्चा जो है अपनी जो माँ से बिछड़ गया था पैदाइश के रोज ही चिली में, 42 साल बाद उसने अपनी माँ को ढूंढने में बिलाखिर वो कामयाब हो गया, और उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। उनको देख सकते हैं कि किस तरीके से विजुअल्स हैं, किस तरीके से प्यार और मोहब्बत से वो माँ बेटा मिल रहे हैं। आपको बताऊं कि दोनों की पहली मुलाकात के वक्त जज्बाती मनाजिर जो है वो देखने के वालों के लिए सामने हैं, और आलमी जो एक खबर रसा इदारा है इसके मुताबिक 42 साल जो है वो ये शख्स है, इन्होंने बहुत मेहनत की, और इन्होंने किस तरीके से किया कि एक NGO के पास गए, और एक NGO जो थी वो इस चीज़ पे काम कर रही थी कि किस तरीके से बिछड़े हुए बच्चे जो है वो अपने माँ बाप से दोबारा मिल सकते हैं। तो दोबारा इन्होंने वो प्रॉपर डे बताया और सारी डिटेल्स बताई, लेकिन इसमें किरदार था 2 लोगों का जो कि क्या करते थे, नौमौलूद बच्चों को चुरा कर ऐसे लोगों को दे देते थे जो कि साहिब औलाद नहीं होते थे, और उनसे एक भारी भरकम रकम जो है वो भी वसूल कर लेते थे। बाद में ये हुआ कि इस तरीके से ये जो 42 साल शख्स थे, इन्होंने पूरी तहकीक की, उस NGO से रब्ता किया, और बिलाखिर वो कामयाब हुए और 42 साल बाद वापस अपनी फैमिली से जाकर मिल गई। क्या बात है, और ये भी हमारी दुआ है कि अल्लाह किसी को इस तरीके से जो है वो अपनी फैमिली से दूर ना करे, और उनकी भी जद्दोजहद के 42 साल गुजरने के बावजूद उन्हें जब ये मालूम पड़ा होगा कि उनकी असल वालदा कहाँ पर हैं, और फिर उन्होंने कैसे उसकी तलाश शुरू की और फाइनली वो जाके उनसे मिल गए। देखिए हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। हाँ, एक और पॉजिटिव और बड़ी प्यारी सी खबर है, और इसी तरीके से आप लोगों को भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे कितना छोटा सा स्टेप है, लेकिन इससे किसी बच्चे को कितनी खुशी मिली होगी वो आप महसूस कर सकते हैं। अमरीकी पायलट है जिन्होंने टेक्सास की एक बच्ची को उसकी फेवरेट गुड़िया जो उसने लास्ट टाइम टोक्यो एयरपोर्ट पर गुम कर दी थी वो वापस कर दी है, और वो बच्ची बहुत खुश हुई। अब कहानी ये थी कि टेक्सास की 9 साल बच्ची है वैलेंटाइना, जो अपनी पसंदीदा गुड़िया बाली से अमेरिका आते हुए उस वक्त टोक्यो में रह गई थी जब वो अपने वालदैन रोडी और सिलेटिस डोमजेंस के साथ अमेरिका के सफ़र पर थी। ये गुड़िया आखिरी मरतबा टोक्यो में आर्जी क़याम के दौरान हवाई जहाज़ में दिखाई गई थी, और बच्ची के वालिद और वालदा ने यह बताया कि हमने अपने बैग खोल कर चेक किया था, हम इतना याद था कि वो टोक्यो की परवाज़ में हमारे साथ थी, उसके बाद हमने नहीं देखी। तो फिर हमने एयरलाइंस को मेल किया, गुड़िया की पिक्चर भेजी, और फाइनली उनके एक पायलट को वो गुड़िया मिल गई थी जिनके जहाज़ में रह गई होगी, और उन्होंने वो कलेक्ट करके उस बच्ची तक महफूज पहुंचा। अच्छा, वैसे मैं सोच रही हूँ कि किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स होते हैं जाओ छोड़ो, नहीं ले लेंगे, गुम होगी, कोई बात नहीं, होने के लिए थी चीजें हो जाती हैं, गुम हो जाती है, कौन सी कोई नई बात है, लेकिन पुराना जाएगा तो नहीं आएगी, ये चीज़ उन्होंने की, लेकिन ठीक है कुछ एफिलिएशन होती है, एग्जैक्टली एफिलिएशन होती है, उस चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा, और एक बड़ी अच्छी मिसाल थी। और एक और अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, वो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मेरे लिए बड़ी बेहतरीन थी कि ऐसे होना चाहिए। सऊदी हुकूमत ने एक नया इकदाम लिया, और वो ये है कि अगर बच्चे जो है वो 20 दिन तक स्कूल नहीं जाते तो उनके वालिदैन को जो है वो जेल हो सकती है, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और वो किस लिए होगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुल्क में मुतारिफ कराए गए चाइल्ड प्रोटेक्शन कानून के तहत मुसलसल 20 दिन तक अगर बच्चे गैर हाजिर होते हैं तो स्कूल इंतज़ामिया वालिदैन के खिलाफ हुकूमत को कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है, और अगर तहकीकात में ये बात साबित हो जाती है कि जानबूझकर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है या उनके तालीम के हक से महरूम रखा जा रहा है तो कानूनी कार्रवाई होगी, उनको जेल में भी भेजा जाएगा। और इसके साथ जो है बच्चों का जो राइट है कि राइट टू एजुकेशन, वो जो है वो दोबारा से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे जो हैं अगर उनकी एजुकेशन प्रॉपर ना हो, किसी भी कौम की किसी भी नेशन में अगर एजुकेशन का एलिमेंट ना हो तो बड़ा सफ़र करती है। सो एक बेहतरीन इक़दाम है, और ऐसे ही तमाम ममालिक में मेरे हाल से ये स्टेप लिया जाना चाहिए। एग्जैक्टली। अगली खबर जो हमारे पास है उसका ताल्लुक है मिस्र से। इस खबर के 2 पहलू हैं, एक पहलू है इसका अच्छा और एक है नेगेटिव, तो दोनों पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोग खबर सुन लें। खबर यह है कि मिस्री खातून है जिन्होंने अपने बेवफा शोहर से तलाक पर जश्न मनाया है। इद्दत पूरी करने के बाद उन्होंने एक केक हाथ में उनके है मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, सड़क पर खड़ी हुई
हुई हैं, तहाइफ तकसीम कर रही हैं सोने के लोगों में और बार बार ये कह रही हैं कि तलाक मुबारक हो, तलाक मुबारक हो। और केक पर भी उनकी ये लिखा हुआ है और वीडियो में खातून को सजे सवरे हुए देखा जा सकता है। राहगीरों में उन्होंने सोने के तहाइफ तकसीम किए हैं और वो अपने साथ लेकर उसको घूम रही थी। उनका मकसद ये था कि आई थिंक जो उनकी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा दैट इज़ कि अगर आपकी बच्चियाँ, आपकी बेटियों की शादी हो जाती है किसी ऐसे शख्स के साथ जो कि किसी भी हवाले से उसको टॉर्चर करता है, चाहे मेंटल टॉर्चर हो, चाहे फिजिकल हो या कोई और प्रॉब्लम हो रही हो, सो वो आखिरी हल नहीं होता कि आप उस शादी में सदा के लिए बंधे रहें, आप उससे तलाक ले सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ हमें ये भी सोचनी चाहिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा हलाल जो काम है, जो नापसंद किया जाता है, वो तलाक का ही अमल है। तो अगर हम लोग किसी घर को चला सकते हैं और हमारी बहनें जो इस वक्त सुन रही हैं या हमारे भाई जो सुन रहे हैं, अगर उनके कोई भी घर में प्रॉब्लम है लेकिन वो अगर उसको सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ सकते हैं तो ज़रूर बढ़ें। इस अमल से जो है वो इज्तनाब जितना किया जाए बिल्कुल, अगर म्यूचुअल कॉपरेशन हो जाती है किसी एक पॉइंट पे तो मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए। दोनों साइड्स पे एक ही इशू जो मेजर सामने आता है वो ईगो का होता है और ईगो को सेक्रीफाइस अगर कर लिया जाए तो रिश्ता भी बच सकता है और बहुत सारी और बेहतरीन चीज़ें भी हो सकती हैं। अब आपको बताती चलो एक अजीबो गरीब चीज़ के बारे में, और वो ये है कि 3 यूट्यूबर्स ने मिल के कोई बड़े ही अजीबो गरीब किस्म का एक ब्लेंडर जो है वो बनाया। और वो ब्लेंडर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा तरीन ब्लेंडर मुझे लग रहा है इस वक्त, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डाली हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें उन्होंने टीवी स्क्रीन और इस टाइप की चीज़ें भी डाली हैं जो कि प्रॉपरली क्रश हो गई हैं। अब आप देखें कि हॉकी की स्टिक्स उसमें डाली गई हैं, बहुत सारी उसमें टेनिस बॉल्स होगी, इस तरह की जितनी भी बॉल्स होती हैं वो डाली गई हैं, वो भी प्रॉपरली क्रश हो गई हैं। और जिस तरह से अगर आप देखें तो बैट और ये सारी चीज़ें भी डाली, तो वो भी खरबूजे सारी चीज़ें उन्होंने हर चीज़ ट्राई करके देखी। और उसका शीशा इतना मजबूत है कि अगर उसमें टीवी की स्क्रीन या रेफ्रिजरेटर और बहुत सारी चीज़ें डाली हैं तो उसके बावजूद वो टूटा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 3 चीज़ें जो है, कश्ती भी बीच में एक अदर डाली गई और किस तरीके से सारी चीज़ें क्रश हो रही हैं। आपको बताऊं इनकी यूट्यूब चैनल का नाम है हाउ रिडिकुलस। तो मैं ये खबर पढ़ते हुए मैं सोच रही थी कि हाउ रिडिकुलस, आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी इस काम के लिए, कहीं पर पॉजिटिवली प्रोडक्टिव चीज़ पर लगाया जा सकता था। लेकिन ऑफकोर्स ये उनका माइंड था, उन्होंने कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करना था। और आप देख सकते हैं कि ब्लेंडर किस तरीके से उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डाली जा रही हैं और किस तरीके से उसको क्रश किए जा रहा है। जी, अगली खबर हमारे पास है एक रेसिंग की दुनिया से। और रेसिंग की दुनिया से हमारे पास ये खबर है कि बरतानिया में रिमोट कंट्रोल कार के मुकाबले चल रहे थे और उसके दौरान हर किसी की कोशिश थी कि वो मुकाबला जीते। तो एक ऐसी कार जो पहले मरहले में जीत गई लेकिन तीसरे मरहले में कार ही फट गई। उसकी वजह क्या थी कि ये थॉमसन वुज़ली नामी एक, जेम्स वुज़ले नामी एक शख्स हैं जिनकी ये कार थी और उन्होंने अपनी कार के अंदर जेट किट 220 इंजन जो है वो रेडियो कंट्रोल आरसी कार में लगाया था और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि ये तेज़ भागे और जीते। वो तो हुआ कि वो पहले राउंड में जितनी तेज़ स्पीड से निकली कि वो किसी को नज़र भी नहीं आई, लेकिन वो तीसरे राउंड में जब निकली और वो इतनी स्पीड में थी कि वो हवा का विंड प्रेशर था या एयर डायनामिक्स जो होते हैं वो ख़राब हुए थे या कुछ भी था, तो वो कार फौरी तौर पर ब्लास्ट कर गई। और वैसे ये इस चीज़ की बड़ी बेहतरीन मिसाल है कि इंसान जो है ना वो हमेशा कहता है और ज़्यादा चीज़ें जो है उसको एक्सपेक्टेड होती हैं तो उसी में वो कई बार अपना नुकसान कर जाता है। जो आपको जो मिल रहा है उसमें हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार ले। अब एक रिकॉर्ड बन चुका था तो दोबारा क्या ज़रूरत थी, लेकिन नहीं, बस इतना भारी भरकम उनको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन चलें खैर, अब जो हुआ सो हुआ। आगे बढ़ते हैं और चाइना की तरफ जाते हैं और आपको बताते हैं कि एक मौज़ाती खबर भी है ये हमारे लिए। और वो जो इंसान थे वो भी कहते हैं कि वो बड़े लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो बच निकले। अब बच निकले किस तरीके से कि उनके साथ एक अदद वाक़या पेश आया और वो वाक़या ये था कि एक ही बार उनके ऊपर, उनके करीब जो है वो 2 बार जो है आसमानी बिजली गिरी है एक ही वक्त में। 5 मिनट से कम वक्त में ये 2 बार गिरी है, लेकिन फिर भी वो बच निकले। और वो कहते हैं कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ। और वो कहते हैं कि किसी भी शख्स की अपनी ज़िंदगी के दौरान आसमानी बिजली गिरने के इम्कानात जो हैं वो तकरीबन 15,300 में से एक के होते हैं। यानी अगर 15,300 लोगों के करीब ये वाक़या हो तो उसमें से एक ऐसा हो सकता है कि जिसके करीब जो है वो आसमानी बिजली गिरे, लेकिन दोबारा आसमानी बिजली के गिरने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। सो ऑफ कोर्स वो लकी भी थे कि वो बच निकले। और वो भी कहते हैं कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान। सही बात है, पता नहीं कैसे वो बच गए हैं कि एक इंसान के ऊपर ये बिजली गिरी है और वो बच गए, अल्लाह उनको महफूज रखे। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा रिसेंटली खाना काबा में मक्का मुकरमा के जो मक्का टावर है, मक्का टावर के ऊपर भी जो है वो 2 दफ़ा बिजली जो है वो डायरेक्टली अट्रैक्ट किया। वो वीडियो बड़ी वायरल चल रही थी और बड़ा हैरान कुन मंजर था कि वो एक तो इतना वो महफूज रहा मकाम बिजली गिरने के बावजूद भी, लेकिन वो बड़ा ही खूबसूरत भी मंजर लग रहा था जिस तरीके से बिजली की 3-4 लेयर्स जो थी वो मक्का टावर के जो चांद था उसके ऊपर से अट्रैक्ट होकर वापस जा रही थी। बिल्कुल, और ये कैप्चर करने वालों पे भी है कि किस तरीके से वो कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे हर चीज़ इतनी तेज़ी से फैल जाती है और व्यूअर्स उस चीज़ को देख भी सकते हैं। ये तो मेरा ख्याल है किसी के घर का कैमरा हो गया, किसी दुकान पे जिन्होंने कैप्चर किया। आगे हम लोग जिक्र करते हैं एयरलाइन ने
एक तवील जो है वो परवाज पर चाइल्ड फ्री जोन जो है वो मुतारिफ करवा दिया। बहुत आप लोगों को पता ज़रूरी है है कि ये। हाँ सही बात है, हर जगह पर आप चाहे किसी बस में ट्रैवल कर रहे हों, पब्लिक स्पेस पे कहीं पर भी मौजूद हों, आपको ये प्रॉब्लम होती है कि दूसरे जो आपके आसपास लोग होते हैं उनके बच्चे शोर करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग तंग होते हैं। तो इसका हल निकाला है जी एक एयरलाइन ने, और उन्होंने ऐसी फ़्लाइट्स के लिए जो है वो चाइल्ड फ्री जोन मुतारिफ़ करवा दिया है। कोरंडन एयरलाइन ये चाइल्ड फ्री जोन इन्होंने मुतारिफ़ करवाया है, और ये इस सीट के लिए आपको अलबत्ता इजाफी रकम देना होगी। और बिज़नेस के ये नए नए तरीके होते हैं, और इसमें ये अच्छा तरीका है कि डेफिनेटली बच्चों को साइड पे करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में एकदम किया भी जाता है, और ये होनी चाहिए। देखिए मतलब ये फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि पेरेंट्स भी जो हैं वो थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, और इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो भी एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये एयरलाइन जो है ना वो एक और काम कर दे तो ज़्यादा खुश होंगे कि तमाम माँ बाप से जो है ना, ठीक है, किसी तरीके से उनके बच्चे जो है वो महफूज रखें, और माँ बाप को भी जो है वो रिलीफ मिले फ्लाइट के ऊपर, तो वो माँ बाप बहुत खुश होंगे। माँ बाप भी थोड़े से खुश हो जाएंगे, उनको भी थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। अब चलते हैं और स्कॉटलैंड की जाने बढ़ते हैं, और आपको एक खबर वहाँ से भी शामिल करेंगे। वो ये है कि स्कॉटलैंड की तारीखी म्यूजियम में मौजूद 1 सदी कबल चोरी होने वाले जो टोटियम पोल थे वो कनाडा को वापस कर दिए गए हैं। और कनाडा को वापस करने के लिए बड़ी जो फैसला लिया गया है वो काफ़ी अरसे बाद दिया गया है, क्योंकि 1 सदी कबल जो है ये चीज़ें चोरी हो चुकी थी, जिसके लिए स्कॉटलैंड के म्यूजियम में बाज़ाब्ता तौर पर तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जिसके विजुअल्स आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। टोटियम कुतब जो है वो तकरीबन 1 सदी से स्कॉटलैंड में मौजूद है, जिसे कनाडा के माहिर जो है उन्होंने म्यूज़ियम को फ़रोख्त किया था, और उसके बाद गुज़िश्ता बरस ये वापस करने का फ़ैसला किया था, क्योंकि ये चोरी करके फ़रोख्त किए गए थे, इसलिए इनको वापस करने का फ़ैसला कर दिया गया, क्योंकि चोरी की चीज़ जो है वो रखी नहीं जा सकती। हाँ डेफिनेटली नहीं रखी जा सकती, और अच्छा भी नहीं लगता कि एक दो कंट्रीज़ जो हैं उनके आपस के मामला भी ख़राब होते हैं। ख़वातीनो हज़रात, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है, ये ख़बर सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, मैं पढ़कर दंग रह गया। और मुझे इतनी हैरानी है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा, इतने सब कुछ कनेक्शंस कैसे जुड़े होंगे, और हड्डी भी होती है, शहरक भी होती है, कैसे जुड़ी होगी। मैं बात कर रहा हूँ ईरान की सर्जनों की, एक ऐसी टीम की जिन्होंने एक कामयाब सर्जरी की है, और एक शख्स के गर्दन को उसके धड़ से जो है वो जुदा करके दोबारा से उसको जोड़ा गया है, और दोबारा से उसकी सर्जरी हुई है, और अब मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है, मुस्तहकम है उसकी हालत, और ये पहली सर्जरी है अपनी तर्ज की जिसने मेडिकल साइंस को भी हैरान कर दिया है। और ये सर्जनों की टीम ने, आप लोग देख सकते हैं कि ये वो टीम्स थी जिन्होंने ये सब कुछ जो है ना वो वाक़या किया, और ये धड़ से जोड़ने में उसके दोबारा से सर और गर्दन को कामयाब हो गए हैं। तो ये एक बड़ी ही वंडरफुल सी चीज़ थी कि किस तरीके से आपने जो है एक नई इनोवेशन की, और डॉक्टर्स जो हैं वो ऑफ कोर्स खराज तहसीन के भी मुस्तहिक है, इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स हर शोबे में अगर आप देखें ज़िंदगी के हर पहलू में हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और ऑफ कोर्स उनको जो एप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे घर में एक अदद खुद भी है, तो मैं देखती हूँ कि किस तरीके से आप 36 घंटे की 48 घंटे की कंसेक्टिव ड्यूटीज़ करते हैं जब आपकी कॉल्स होती हैं, तो ये एक मुश्किल काम है, और फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग कल हुई पाकिस्तान में शहर कायद में, और शहर कायद में क्या हुआ कि उनकी मरकज़ी शाहराह फैसल, और वहाँ पर एक शहरी थे जो अपने लेकर जा रहे थे शेर को गाड़ी में इलाज करवाने के लिए, उसकी तबीयत ख़राब थी, और वो दरवाज़ा किधर से खुल गया, और वो शेर जो है वो सड़कों पर आ गया, और फिर उसके बाद जो है तमाशा देखा गया पूरे शहर ने, और सब जो है वो शेर को देखकर डर गए। हालांकि शेर वेजिटेरियन जो है वो था, और वो नहीं कुछ भी गोश्त वगैरह खाता था, लेकिन उसके बावजूद चहलकदमी के लिए मेरे ख्याल से व्यूअर्स को बिल्कुल टाइम रिपोर्ट दिखाते हैं नवाब अली शाह। कराची में शरह फैसल पर अचानक नजर आने वाली शेरनी को उसके मालिक ने काबू करके दोबारा पिंजरे में डाल दिया है। ताहम महकमा जंगली हयात सिंध ने कानूनी कार्रवाई के लिए शेरनी को अपनी कस्टडी में ले लिया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शरह फैसल पर सदर थाने के करीब शाम के वक्त अचानक शेरनी को घूमते हुए देखा गया, और देखते ही देखते हजारों लोग जमा हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान शेरनी करीब वाक़े एक बिल्डिंग की पार्किंग में दाखिल हो गई। मौके पर मौजूद शेरनी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया, जिसका कहना है कि शेरनी बीमार है और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था। ये सिविल सोसाइटी में नहीं रख सकते, यानी सिविल एरिया में नहीं रख सकते, जहाँ पर रिहायशी इलाके वहाँ नहीं रख सकते। इस वक्त रेस्क्यू लिया गया है, उसको पिंजरे में डाल दिया जाए, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में इसको ले जाएंगे। पहले ये होता है कि इसका पिंजरा बराबर होता है, और इसको जो लोग हैं तो ज़्यादा जो है ना उसको ले जाते हैं। इस तरह नहीं होता कि कोई अकेला बंदा इसको ट्रेवल कर रहा होता है।
निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने शरह फैसल पर शेरनी की मौजूदगी का नोटिस लेते हुए महकमा वाइल्ड लाइफ से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानिब माहरीन का कहना है कि शेरनी का इस तरह खुलेआम और बेकाबू होकर शाहराहों पर घूमना किसी भी खतरे से कम नहीं है और जंगली जानवर होने के नाते कोई भी जानलेवा हादसा हो सकता है। मौके पर पहुंचने वाली जंगली हयात की टीम का कहना है कि इस वाक़े के तमाम तर रुख देखे जाएंगे और शेरनी को पालतू जानवर के तौर पर रखने का लाइसेंस और दीगर मुतल्लिका कागजात चेक करके वाक़े की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद शेरनी को उसके मालिक के हवाले करने से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। अभी फैसला होना है कि वो शेरनी वापस जाएगी अपने घर या नहीं जाएगी। बिल्कुल। सुबह पाकिस्तान में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाए, हमारे साथ रहें। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. ये तो है गिटार गर्ल और मैं हूँ लिटिल शेफ मास्टर। हम ला रहे हैं कुछ नया, कुछ मजेदार। पास्ता बनाने के लिए पहले हम लोग क्यूकम्बर काटते हैं। हम लोगों ने नाइफ बहुत केयरफुली यूज करनी है। मैं सिर्फ काटूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी भी। ये तो बहुत ही मजे का है। वंस अगेन वेलकम बैक। और खेलों की दुनिया की बात की जाए तो पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत सारे नए नए अवार्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान के नाम होते जा रहे हैं, बहुत सारे मेडल्स पाकिस्तान के नाम होते जा रहे हैं और बहुत सारे खेलों में पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में क्रिकेट का गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने इंडियन टीम को मुकम्मल आउट क्लास कर दिया था। वंडरफुल। सो ये सूरत हाल थी जिसके हवाले से हमने आपके साथ खबरें भी शेयर की थी और आज उसी टीम के 2 जांबाज जो हैं, फेस ऑफ पाकिस्तान, क्रिकेट की दुनिया की ब्लाइंड जो क्रिकेट है उसमें गोल्ड मेडल जिन्होंने हासिल किया, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं, हमारे साथ हैं जी ऑलराउंडर और ओपनिंग बैट्समैन हैं पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के मतीउल्लाह, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं पाकिस्तान के हीरो भी कहा जा रहा है क्योंकि ये बॉलर हैं और अभी तक ब्लाइंड क्रिकेट में दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर जो है ना उसका खिताब भी इन्हीं के पास है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब हैदर और मतीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है हैदर, आप भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को जो है ना ये जीतने के लिए और बहुत शुक्रिया इतनी मेहनत करके पाकिस्तान ये लाने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग मतीउल्लाह आपसे शुरू करते हैं कि क्रिकेट का जो है ना वो शौक़ कैसे डेवलप हुआ? क्रिकेट का शौक़ मैं गांव से ज़ाहिर बात है क्रिकेट देखता आ रहा हूँ, तो गांव में शुरू किया है और जब शहर में आया लाहौर में तो यहाँ से बस ज़ाहिर बात है क्रिकेट हर जगह पे अफरीदी लोग हमारे जो स्टार हैं उनको देखते रहे तो हमें भी शौक़ पड़ गया, तो फिर हमने भी क्रिकेट ज्वाइन किया। ठीक हो गया। और हैदर आपने कैसे शुरू किया?
सर मेरा जो है मतलब गुजर खान स्कूल से मैं पढ़ता था ब्लाइंड स्कूल में, तो वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ और फिर उसके बाद मैं इस्लामाबाद आया, अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन सेंटर ब्लाइंड स्कूल है, तो उसके बाद फिर उसके आगे ना मैंने स्टार्ट कर दिया प्रॉपर क्रिकेट। बहुत खूब। ठीक है, मतीउल्लाह ये बताइएगा कि थोड़ा सा इन गेम्स के बारे में बताइएगा कि किन किन टीमों से आपके मुकाबले हुए और किस तरीके से पाकिस्तानी टीम खेली। जी हमारे वर्ल्ड गेम में हमने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें थी, तो इन सब के साथ मुकाबले हुए। तो हमारा जो मुकाबला था जिसके लिए हम गए थे वो इंडिया के साथ था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा इंडिया को हराया, बहुत अच्छा लगा। ठीक हो गया। सो हैदर, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर हैं ब्लाइंड क्रिकेट में, तो ये शुरू से बॉलर बनने का ही शौक़ था? अपनी ये स्किल कब डेवलप हुई कि मैं बॉलर हूँ और बॉलर के तौर पर मैंने खेलना है? सर मैं तो मतलब कि शुएब अख्तर को देखता रहता था, मेरा एक ख्वाब था कि जी मैं शुएब अख्तर की तरफ फास्टेस्ट बॉलर बनूंगा इंशाल्लाह। तो अलबत्ता सेटिंग में तो नहीं आ सका, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट में अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे लक़ब मिलना शुरू हो गया। ठीक हो गया। और आप लोग मुझे ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का, ये जो अभी रिसेंट था वर्ल्ड क्रिकेट गेम्स जो हो रही थी ब्लाइंड की, उधर आपको कैसा लगा इंग्लैंड में जाके, वहाँ के लोगों के साथ मिल के, उधर की टीम्स से मिल के क्या सीखने को मिला? सर बहुत कुछ, मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत हमारा अच्छा रहा, स्पेशली जो वहाँ पे कश्मीर कम्युनिटी थी उन लोगों ने हमारे साथ बहुत मतलब के एफर्ट की, तावन हमारे साथ किया। जितने दिन हम लोग वहाँ पे रहे उन लोगों ने बहुत हमारे साथ एफर्ट की, ग्राउंड में आना, जिधर भी हम लोग जाए हमारे साथ वो लोग रहे, बहुत उन लोगों ने ना हमारे साथ कम्प्रोमाइज़ किया वहाँ के लोगों ने। ठीक है। मतीउल्लाह, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं तो फर्स्ट टाइम था यूरोप कंट्री में। क्रिकेट के वाले से तो थोड़ा सा मेरे लिए तो मुश्किल था, वो पीछे पे फर्स्ट टाइम मेरा था, तो एज अ ओपनर मुझे काफ़ी मतलब मसले हुए। उसके बाद बॉलिंग के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बॉलिंग के बहुत अच्छी की है इंडिया के ख़िलाफ़ भी, बाकी टीमों के ख़िलाफ़। बाकी जो हम उधर गए पहले तो मुझे ये लगा कि मैं पाकिस्तानी तो बहुत मुश्किल ही मिलेंगे, लेकिन जब वहाँ पर गए हमारा इस्तकबाल कश्मीर कम्युनिटी ने किया, बहुत अच्छा लगा और बहुत पूरे टूर्नामेंट में हमारे साथ रहे, मैचों में उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया के ख़िलाफ़। जितनी उन्होंने साजिद यूसुफ साहब की जो पूरी टीम थी उन लोगों ने हमारे साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया वहाँ, उन्होंने पूरा इवेंट। बहुत अच्छी बात है। ठीक है मतीउल्लाह, ये बताइएगा पूरा जो आपका प्रैक्टिस सेशन था उस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि किस तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस की और कितने टाइम से आप लोग इस चैम्पियनशिप के लिए कोशिशें कर रहे हैं? इसके लिए तो हम काफ़ी देर से प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए हमारी तैयारी थी। जो अभी टीम गई है वैसे 1-2 चेंज है इसमें, तो यही टीम वर्ल्ड कप में जानी थी इंडिया में, जो कि वीज़े इशू नहीं हुए, वही टीम थी। पहले भी हमने 1 महीने का कैंप लगाया वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद अभी हमने गर्मी की वजह से शॉर्ट कैंप लगाया, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। कश्मीर में अकाब स्कूल में ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पर हमने ये कैंप लगाया, तो गर्मी ज़्यादा थी जिसकी वजह से हमने शॉर्ट कैंप लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कमज़ोरियाँ थी, जो हम कमियाँ थी, वो कोचेज़ में हम पे काम किया, तो अल्लाह का शुक्र है आज रिज़ल्ट आपके सामने। अच्छा हैदर, मुझे ये बताएं कि आपकी ट्रेनिंग क्या कोई मुख्तलिफ होती है जो नॉर्मल क्रिकेटर्स होते हैं उनसे, या सेम किस्म की ट्रेनिंग होती है, थोड़ी सी बस हल्की करवाते हैं आपको, ज़्यादा एफर्ट नहीं करवाते? नॉर्मल क्रिकेट से जो हमारी ट्रेनिंग ना वो बहुत हार्ड होती है, क्योंकि हम लोग जो है अंडर आर्म बॉल करते हैं और नॉर्मल क्रिकेट वाले वो अपर आर्म बॉल करते हैं। तो हमारी क्रिकेट में ना अंडर आर्म बॉल वगैरह करते हैं, और हमारी जो क्रिकेट में 3 कैटेगरीज होती हैं, B1, B2, B3। ठीक है। B1 जो होता है वो टोटली ब्लाइंड होता है, जिसको बिल्कुल भी नजर नहीं आता बिल्कुल भी, और B2 होता है पार्शली ब्लाइंड, जिस तरह के अब मैं हो गया, और B3 होता है जो पार्शली साइटेड, जैसे कि मती भाई हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये फिर सिलेक्शन कैसे होती है? आपकी टीम के अंदर B1 कैटेगरी के लोग भी मौजूद होते हैं? जी सर, पूरे पाकिस्तान से टीम में क्रीम बना के सेलेक्ट की जाती है। पूरे पाकिस्तान के 16 क्लब्स हैं और उसमें से जो टॉप 60 प्लेयर्स होते हैं 16 क्लब्स में से, फिर उनकी एक सुपर लीग होती है, जैसे कि PSL होगी ना, इस तरह ब्लाइंड सुपर लीग होती है। फिर उसमें से जो 20 या 25 लड़के सेलेक्ट होते हैं, उनका फिर कैंप लगता है, उसमें से 17 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट होते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। और कोई टैलेंट हंट वगैरह भी होता है जिसमें प्लेयर्स की सिलेक्शन वगैरह हो और प्लेयर्स ढूंढे जाए स्पेसिफिकली पूरे पाकिस्तान से, जहाँ पे कैपेबल या टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद हों? जी बिल्कुल, इसी शुएब भाई ने बात की है कि सुपर लीग होते हैं, तो जो लड़का सुपर लीग में परफॉर्म करता है वही टीम में आता है। तो जो हमारे जो सीनियर लोग हैं, कोचेज़ है, वो सिलेक्टर है, वो लड़के को देखते हैं, प्लेयर्स को देखते हैं कि हमारे मुताबिक किया है, तो वो सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ओवरऑल खेल के बारे में बताएं कि उसी तरीके से उतने ही ओवर्स होते हैं या बाकी सारी चीज़ें भी उतनी ही होती हैं? ये सेम वही है कि 20 ओवर का मैच होता है, जो हमारा वनडे का है वो 40 ओवर का है। अच्छा, तो वही इसमें ये है कि B1 जो है वो जो टोटली ब्लाइंड है,
उसको हम देते हैं 40% कोटा उसका होता है। वो उसका लाजमी होता है, उससे कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते। हाँ 40% उसे ही करवाते हैं। मतलब अगर 20 ओवर है तो उसमें से 8 ओवर B1 को करने हैं और 12 ओवर पार्शली को करने हैं, चाहे वो B2 हो B3 हो। जो 8 ओवर है ना वो B1 को ही करने पड़ेंगे। अच्छा, तो वो 8 ओवर उसके हैं। बाकी बैटिंग में क्या होता है? बैटिंग में यही होता है कि अगर उसका चौका लगता है तो 8 मिलता है, सिंगल करता है तो उसको 2 और मिलते हैं। पार्शली को 4 मिलते हैं। पार्शली को वही 4 वो बेचारा उसका रनर भी होता है, उसको भी डबल ही दिया जाता है। अच्छा। तो ये B1 बहुत का अच्छी असल में मजे की हमारे- गेम्स। इस तरह की कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएं, क्योंकि हमें तो नहीं पता इतना इस गेम के बारे में। तो इस तरह के और फैक्टर्स जो है ना जो डिफरेंट बनाते हैं इस गेम को। और ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि वो पार्शली जो है उनके लिए 12 ओवर्स हैं और 8 ओवर फिक्स हैं जो B1 कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम पार्शली इस जो ब्लाइंड क्रिकेट में सबसे जो मेहनत करते हैं वो पार्शली करते हैं। जाहिर बात है। तो B1 की रनिंग हम करते हैं। हाँ दीवान जो बेचारे होते हैं वो सर्कल में खड़े होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो भागते हैं 7 पार्शली के पार्शली पूरे ग्राउंड में होते हैं। रनिंग में क्या, फील्डिंग में क्या, बॉलिंग में क्या, कीपिंग में क्या। रनिंग अभी आप दोनों माशाल्लाह से पार्शली में हैं। जी ठीक है। और मेरा ख्याल है कि सारी टीम के क्रेडिट जो है ना वो पार्शली गेन कर रहे हैं। ठीक है। और नहीं, बाकी B1 का भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि अभी फाइनल में जो हम लोग जीते हैं उसमें मोहम्मद सलमान B1 कैटेगरी से उसने 50 रन किया था फाइनल में, और एक विकेट, मेन विकेट उसने ली है। क्या बात है। तो कैसे आप लोगों की जब ट्रेनिंग्स होती हैं तो उन ट्रेनिंग्स में कितने कितने घंटे आप लोग करते हैं और ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? मतलब ट्रेनिंग हम सुबह पहले तो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो पहले हम 2 घंटे का सेशन लगाते हैं। किस चीज़ का? ये वर्कआउट करते हैं फिटनेस का, फिजिकल फिटनेस लगाते हैं। उसके बाद आके नाश्ता करते हैं, उसके बाद ग्राउंड में। फिर ये नहीं देखते कि ग्राउंड में कितने घंटे हमने काम किया है। शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, फिर हम छुट्टी करते हैं। शौक होता है, हम तो कैंप एंड होता है तो हम लोग कहते हैं सर जी मजीद और प्रैक्टिस करें। वो कहते हैं और कितना करोगे भाई। तो जज्बा है आप लोगों में कि आप उस जी, चीज़ को जो है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जारी रखें। अच्छा, कोई स्पेसिफिक जो है वो आप एक्सरसाइजेज इसके लिए करते हैं या कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करते हैं, इस तरह की कोई चीज़ें हैं? वो हम करते हैं, लेकिन जारी बात है हम मतलब क्रिकेट को हम फर्स्ट उस पर नहीं रख सकते। मतलब इतने हमारे पास जो हमारे कौंसल है वो जितना उनके है बस में उससे हमें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत खूबसूरत। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा है। बहुत अच्छी बात। सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट हम पाकिस्तान में कराते हैं। तो बाकी जो कंट्री हमसे पूछते हैं ये कैसे अफोर्ड करते हैं, तो माशाल्लाह ये क्रेडिट हमारे चेयरमैन साहब को बहुत जाता अच्छी है। बात है, आपने बहुत पॉजिटिव बात की है। इस इवेंट के लिए हमारे जो चेयरमैन हैं सर सैयद सुल्तान शाह साहब, वो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बहुत एफर्ट की, उनकी वजह से ये हमारा इवेंट और हमारी टीम जो उधर जा सकी और आज अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट बनी। ठीक है। और उसके साथ PVCB ने हमारे साथ बहुत एफर्ट की है। नो डाउट PCB बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे आप दोनों ये बताएं कि इंग्लैंड के अंदर कहीं पर घूमने भी गए, मैच से हट के विजिट तो करवाया ही होगा। बस वो हमें क्या मतलब ये था कि जो हम बस पाकिस्तानी खाना तलाश करते थे। पाकिस्तानी और खाना कुछ भी नहीं, जिधर भी जाते थे भाई पाकिस्तानी खाने यहाँ से किधर से मिलेगा, जिधर भी जाए पाकिस्तानी खाने का। हमने यही कहा था भाई हमें रोटी दे दे। उधर जारी बात है जब हम जिस पर वहाँ पर तो 70 तो क्या क्या उधर खाने को मिला जो ना पसंद आया? नहीं पाकिस्तानी फूड तो अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट बहुत अच्छा था। हाँ। सेम जैसे बाकी रोटी मिलनी, बाकी कबाब। लेकिन क्या अजीबो गरीब चीज खाई और देख के बोला ये था कि क्या बस जब उधर होटल पे थे तो सिर्फ चिप्स ही खाते थे। बस 14 दिन रुके, 14 के 14 दिन फिंगर चिप्स, और उस आलू ने हमें चैंपियन बनाया। बड़ा मुश्किल हो गया ये तो जारी बात है उधर बाकी भी मुल्क हैं तो उनका भी खाना जारी बात है हलाल हराम अब का। 75 कंट्रीज थी, उसमें तकरीबन 25 to 30 कंट्रीज मुस्लिम थी। तो वो भी हमारे साथ ही बस मजबूर होकर ना अभी खाते थे। तो ये ज़्यादा मतलब मेन्यू इस तरह होता था। कैसा रहा आप लोगों का कि जो बाकी टीम्स आपके साथ मौजूद थी उनके साथ इंटरेक्शन कैसा था? उनके खिलाड़ी आपको किस तरह से लगे और क्या चीज़ लगी कि जो आपकी उनसे ज़्यादा बेहतर है? स्किल्स तो माशाल्लाह नो डाउट हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल। जो शॉट्स हमारे पास है, जो हम शॉट मारते हैं वो किसी के पास भी नहीं है। और वो लोग आके हमसे सीखते वो हैं आके कि यार हम हमें बताओ ये कोचिंग लोग आप करते हैं। शॉट किस तरीके से लगाते हो, ये इस तरह आप लोग बॉल किस तरह स्विंग करते हो, किस तरह नहीं, हमें भी सिखाया करें। बहुत खूब। अच्छा, ये जो शाज़े मुझे ये समझाइए, जो अंडर आर्म बॉल होती है इसके अंदर भी स्विंग की गेम होती है? भाई इसमें बहुत ज्यादा स्विंग होती है, कैसे? इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी आप पड़ती जो है। अंडर आर्म करते हो वो बिल्कुल ऑन ग्राउंड जाती है बॉल या फिर भी वो कुछ होते हैं स्टेप्स में जाती इसमें है? जो 22 गार्ड्स की पिच होती है ना, तो उसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगी होती है, उस लाइन से आगे बॉल नहीं डिलीवर करनी, उससे पीछे डिलीवर करनी है। और अगर तो उससे डिलीवर की तो एक 1 बाउंस में गई तो वो नो बॉल हो जाएगी, तो उसको 2 बाउंस पे फेंकनी पड़ेगी। 2 बाउंस जो है ना वो मिनिमम होने चाहिए, और अगर ज्यादा हो तो वो चलते हैं। वो तो ज्यादा चलेगी, लेकिन 1 टिप होगी। ज्यादातर मेरी नो बॉल होती है 1 टिप। अच्छा, बैक पे टाइम नहीं लगता, स्पीड no में वो ball। चली जाती है इसका ये माशाल्लाह स्पीड काफ़ी है कि मतलब बहुत स्पीड है। हर पिच में इसको ये मसला होता है
कि हम श्रीलंका में भी गए थे, उसको यही मसला था, और बांग्लादेश में भी गए थे, यही मसला इंग्लैंड में भी मुझे यही मसला आ रहा था। हाँ, वन बाउंस इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसने खुद बहुत मेहनत की है, इसको कंट्रोल किया है। पहले मेरी बहुत ज़्यादा बाउंस होती थी, यकीनन के ब्लाइंड क्रिकेट में मैंने 1-2 बाउंसर भी मारे हुए हैं। अच्छा, लेकिन वो ये है कि फिर वो भी नो बॉल, और अंपायर ने वार्निंग भी दी थी। मैं कहा सर अब मेरी क्या गलती है, जानबूझ के तो नहीं कर रहा मैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा खिलाड़ी बताएं जिसको आउट करके बड़ा मजा आया, यार ये मेरा सही वो विक्ट्री साइन था कि यहाँ पे मुझे बड़ा enjoy यकीन करें कि मेरा एक लाइफ की जो इतना ख्वाब था कि यार मैंने इस बंदे को आउट करना है, उस बंदे का मैंने बहुत नाम सुना था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस सीरीज में उसको दोनों मैचों में ना अपने कोचेस को चैलेंज करके कहा था सर इसको मैं अगले ओवर में आउट करूंगा। वो इंडिया का प्लेयर है दीपक मलिक, और उसने 2018 का वर्ल्ड कप भी उसने जितवाया था। अच्छा, तो अभी अनफॉर्चुनेटली हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं जा सके, लेकिन क्या और आगे गेम्स आ रही हैं जिनके लिए हमारी ब्लाइंड टीम जो है वो एफर्ट कर रही हो जाने की तैयारी में? अभी रिसेंट हमारा वर्ल्ड कप होना है इंशाल्लाह, अक्टूबर नवंबर में इंशाल्लाह पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान होस्ट करेगा में। अच्छा, जी, तो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं भी उससे पहले कोई सीरीज वगैरह आ जाए, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म वर्ल्ड कप पे हमारा ज़्यादा फोकस अभी भी आए ना हम लोग, तो मेन पॉइंट जो हमारा वर्ल्ड कप ही है। अच्छा, कोई आपकी पीसीबी से बात हुई है इस किस्म की, जिस तरीके से पीएसएल हो रही है, इस किस्म की लीग शुरू हो ब्लाइंड के लिए? इसके हवाले से जो हमारे जो कौंसल के जो जीएम साहब हैं या फिर चेयरमैन साहब हैं, उनकी बात हो सकती है कि आपस में हुई हो, लेकिन हमें इस चीज़ के से ना कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन होने चाहिए, होनी ऐसी चाहिए, इससे प्लेयर निकलते हैं, अवेयरनेस पैदा होगी तो बड़ा पाकिस्तान को और भी। अच्छा, अब मतीउल्लाह आपने भी बताना है और शाहजेब आपने भी बताना है, दोनों ने, कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं और वो पार्शली साइटेड हैं या B1 कैटेगरी जो आपने बताई है उसमें लाइक करते हैं, प्रोसेस आपने समझाना है कि वो कहाँ से रब्ता करें। अगर वो थोड़ी बहुत क्रिकेट का शौक़ रखते हैं, उन्हें क्रिकेट आती है, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? कहाँ पर आपके कैंप्स होते हैं? कब सिलेक्शन होती है? साल के 1 साल में कब, किस वक्त होती है, या 2 सालों में होती है? वो सारा आप प्रोसेस समझाएं मतीउल्लाह। असल में ये है कि हमारे फेसबुक पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पेज है वहाँ से हमें रब्ता कर सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पर जो हमारे क्रिकेट को देख के थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर ये मतलब आजकल के दौर में कोई मुश्किल काम तो नहीं है रब्ता करना, लेकिन जो इस चीज़ के ख्वाहिशमंद है वो हमारे फेसबुक पे वो हमसे रब्ता, काफ़ी लड़कों ने रब्ता किया है हमसे फेसबुक पेज पे। अब अल्लाह का शुक्र है टीमें भी खेलते हैं। कितने अरसे बाद ट्रायल्स होते हैं? ये सर तकरीबन जो क्लब लेवल पे होते हैं वो तकरीबन हर मंथ के बाद होते हैं। कराची से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक हमारे सारे क्लब्स हैं ब्लाइंड क्रिकेट के। तो जैसे कि मती भाई ने कहा कि हमारे पेजेस हैं फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के नाम से, और फेसबुक पे जो हमारे ऑफिस का नंबर है वो भी दिया गया उस पर जीएम साहब का। मतीउल्लाह, एक मैसेज जो आप देना चाहें जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, और स्पेशली वो लोग जो कि क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? ये है कि बस मैसेज यही है कि मेहनत करें और सिला मिल जाएगा, हिम्मत ना हारे। बहुत खूब जी शाहजेब, आप भी मेरी तरफ से यही मैसेज है जी कि आगे जो एशिया कप नॉर्मल टीम के लिए और वर्ल्ड कप जो आ रहा है, इन दोनों के लिए बेस्ट विशेस, और उनके साथ साथ जी ब्लाइंड क्रिकेट को भी, जैसे कि नॉर्मल क्रिकेट को आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसी तरह ब्लाइंड क्रिकेट को भी सपोर्ट करें ताकि हमें भी मजीद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, आने वाले वक्त में हम लोग मजीद अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। वेल, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू शाहजेब, हैदर एंड मतीउल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और ख़वातीन व हज़रात, इसी तरीके से तमाम स्पोर्ट्स को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप लोगों के देखने से ये गेम अगर आगे बढ़ सकती है, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे। बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी। प्रोग्राम के हवाले से सोशल मीडिया पे आप लोग देख चुके होंगे अभी तक हमारे कार्ड्स। हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगी खातून अव्वल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरमा बेगम समीना आरिफ अलवी साहिबा। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो यकीनन किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम उनसे ऐसे मौजू पे बात करें, ऐसे टॉपिक्स पे बात करें जो अक्सर औकात माशरे में नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। उनमें से एक ऐसा है जो कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है, और इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ख़वातीन को शऊर देने की ज़रूरत इस टॉपिक पर ज़रूरी है, क्योंकि इसका इलाज तभी मुमकिन है जबकि इसकी बरवक्त तशख़ीस हो सकेगी, और ये टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। एग्जैक्टली। और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम लोगों ने देखा कि 2018 से ऑनवर्ड जो कैंपेन शुरू की
और उस कैंपेन के सम्राट आज मिलना हमें शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हम पुरानी सोच का जिक्र करते थे या वो मामलात जो मिथ समझे जाते थे उनको बर्स्ट करते हुए हम लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात की। और रिसेंटली आप सभी को ये मालूम है कि जब आप फ़ोन कॉल मिलाते थे तो प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया, ये कोशिश की गई कि बाकायदा तौर पर अवेयरनेस गांव-गांव, देहात फार फ्लंग एरियाज़ में वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर रेडियो या टीवी की एक्सेस नहीं है, अखबार पढ़ने के लोग जो है वो इस तरीके से काबिल नहीं हैं, वहाँ तक फ़ोन पर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। ये एक टॉपिक हमारा बहुत अहमियत का हामिल है जिसके ऊपर अक्सर सुबह पाकिस्तान में जिक्र भी होता है, लेकिन आज खुसूसी तौर पर इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मजमूई तौर पर 2 और टॉपिक हम लोग साथ लेकर चलेंगे जिसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी काम किया और हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू हो गई है, एंड दैट इज मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना। आपकी नशोनुमा के लिए कितना ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को फोकस करें, आपकी जहनी सुकून कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहमियत का हामिल है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके माशरे के लिए, आपके पाकिस्तान के लिए और आपके इस प्लानिट के लिए। और इसके साथ साथ हम लोग तीसरा टॉपिक जो है वो हमारे माशरे के उन अफराद के ऊपर हम लोग जिक्र करेंगे आज जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं और ख़ास हर एतबार से हैं। वो लोग हैं डिफरेंटली एबल्ड, जिनको अल्लाह ताला ने किसी एक चीज़ से अगर महरूम किया तो उसके बदले में बहुत सारी चीज़ों से नवाजा। और इसी की मिसाल ये है कि अभी सुबह पाकिस्तान में इससे पहले जो हम लोग सेगमेंट कर रहे थे उसमें ब्लाइंड क्रिकेट टीम हमारे साथ मौजूद थी और उनके जांबाज जो फेस ऑफ पाकिस्तान बने, जिन्होंने एम्बेसडर के तौर पर पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो उजागर किया। सो हम लोग इन 3 टॉपिक्स को साथ लेकर चलेंगे और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है आप लोगों ने पिक्चर्स में देख लिया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन यूँ मैं बात करूँगा कि बेबुनियाद और दकियानूस सोच को एक मस्बत सोच में तब्दील करने वाली खातून अव्वल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरमा बेगम समीना आरिफ अलवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल बहुत खुशी हुई। आज मैं PTV में पहले भी आ चुकी हूँ, बहुत शुक्रिया आज दोबारा वक्त निकालने के लिए। मैम सबसे पहले तो हम लोग जिक्र करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और उसके ऊपर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने 2018 से ऑनवर्ड जो कैंपेन शुरू की, उससे पहले भी काम चल रहा था लेकिन एक सरपरस्ती की ज़रूरत होती थी, तो उस सरपरस्ती से पहले के हालात क्या थे और फिर उसके बाद कितना चेंज आपको नज़र आया? जब हमने शुरू किया तो लोगों का ये ख्याल था कि आप TV पे छाती का जिक्र नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा एक उनका था। मगर हमें, मैं और प्रेसिडेंट साहब को ये ख्याल हुआ कि देखो ये एक बीमारी है, सही बात, हार्ट की बीमारी होती है और सारी चीज़ें होती हैं, नाक कान, तो इस पे क्यों नहीं जिक्र हो सकता? इसको एक आप गलत एंगल से क्यों सोचते हो, एक बीमारी की हैसियत से करो। और ख़ास तौर से ये ख्याल था कि जब हमारी बहनों का डेथ रेट इतना ज़्यादा है तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए, इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि वही अवेयरनेस की वजह है कि मेरा ख़्याल में आज हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में मतलब मैं पंजाब, सिंध या KPK इधर सब जगह करूं, यहाँ तक कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर भी गई और वहाँ पे भी लोगों की काफ़ी हद तक अवेयरनेस हो गई है। और हुआ ये है कि अब हमें कैसे पता चले, तो मालूम ये हुआ कि फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस पे हमारी बहनें ज़्यादा हॉस्पिटल जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को अहमियत दे रही हैं, देख रही हैं बीमारी को ख़त्म नहीं हो सकता, मगर इसको अर्ली डायग्नोज हो तो उसमें ज़िंदगी बच सकती है। बिल्कुल ऐसी। मैम थोड़ा सा अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से बताइएगा कि किस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन की गई और बिलखसूस उन इलाकों में जहाँ पे इंटरनेट ही या बाकी चीज़ों की एक्सेस मौजूद नहीं थी। जब मैं कहीं TV पे या जहाँ पे भी आती हूँ तो मुझे ये ख्याल होता है कि मीडिया की वजह से, हाँ मीडिया ने इसमें हमारा बहुत साथ दिया और हमेशा इस बात का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मीडिया और फिर सेल फ़ोन हमने टोन को भी किया। और एक ये बहुत ख्याल रखा कि सिर्फ अक्टूबर नहीं, देखो आपको इसको एक चीज़ को सिर्फ बता के और भूल जाना, इंसान है हम लोग भी, आप भी, अगर आप एक दफ़ा एक बात कहेंगे तो भूल जाएंगे, इसीलिए तो नमाज भी 5 वक्त होती है, हाँ, और वही चीज़ पढ़ी जाती है, कोई ख़ास बिल्कुल। तो इसलिए हमें चाहिए कि उसको ज़्यादा जितना भी हो सके उसको। ठीक है, हम यहाँ पर जो है एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें।
ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खातून अव्वल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरमा बेगम समीना आरिफ अलवी साहिबा। मैम ये बताइएगा कि हम लोग जिस अवेयरनेस कैंपेन का जिक्र कर रहे हैं, किसी भी सोच को तब्दील करने में एक वक्त लगता है और फिर उसके समरात भी मिलना शुरू हो जाते हैं। आपने जिक्र किया था कि डेथ रेशो बढ़ रहा है, उसमें कंट्रोल आया? डेथ बिल्कुल। देखिए, अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, क्योंकि ये सारी दुनिया में ये है कि अगर अर्ली डायग्नोज हो जाएगा तो 98-99% रिकवरी है। बीमारी को तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बीमारी के लिए ज़रूर है कि आप एक्सरसाइज करो, डाइट करें, ये तो हर बीमारी के लिए, मेरे ख्याल हर सेहत के लिए है। और मगर इसको नहीं है, तो इसीलिए हमने इस पे ज़्यादा अहमियत दी कि आप अपना चेकअप करो, 5 मिनट अपने लिए निकालें, ताकि अगर कोई तब्दीली हो तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। सेल्फ एग्जामिनेशन सेल्फ एग्जामिनेशन। मैम, जिस तरीके से आपने शुरू में ये बात की कि एक टैबू कंसिडर किया जाता था इस बीमारी के ऊपर बात करना और इसके ऊपर डिस्कशन करना स्पेसिफिकली, मज़ीद किन इक़दामात की ज़रूरत है जो कि किए जाएँ तो इस बीमारी से मज़ीद हमारी ख़वातीन जो है वो महफूज हो सकेंगी? देखिए, बेसिकली यही है कि हमें अवेयरनेस देनी होगी इस बात को कि आप अपना चेकअप खुद करो। सॉरी, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। आप प्लीज़ पानी लें। और ख़वातीनो हज़रात, ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे हम लोगों ने बेहतर करना है अपने माशरे को। और जब हम अपने माशरे की बेहतरी का जिक्र करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। उसमें एक फैक्टर हमें अपने देखना चाहिए, अपनी सूरत हाल, अपने मुल्क की सूरत हाल, अपने आसपास के सर्कमस्टांसिस को देखने चाहिए। और वाकई में सोच की तब्दीली में एक वक्त दरकार होता है और बहुत लंबा वक्त वो दरकार होता है। लेकिन 2018 से ऑनवर्ड जो तब्दीली की गई उसके अंदर, चाहे प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से, चाहे प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से, या बहुत सारी जो NGOs मौजूद हैं उनकी तरफ से शराकत दारी में इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया, उसके बहुत आउटकम्स अच्छे निकलना शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि देखिए मोर्टेलिटी रेट अब कम हुआ है। यही है कि अर्ली डायग्नोज होगा। और जैसे मैं खैबर पख्तून या पंजाब में हॉस्पिटल्स कराची के, तो वहाँ पे भी सबका यही ख्याल था कि अब हमारे पास पेशेंट्स जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस पे ज़्यादा आ रहे हैं। और फर्स्ट और सेकंड, जहाँ तक फर्स्ट स्टेज का ताल्लुक़ है, तो अगर ज़रा सा भी कोई चेंजेस हो तो उसमें इलाज भी आसान है और उसकी ज़ाहिर है डेथ रेट भी, मतलब ज़िंदगी बढ़ जाती है। ये तो मैं नहीं कहूँगी, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि कब क्या, मगर ये कि बेहतर ज़िंदगी हो जाती है, आप तकलीफ़ से भी नहीं गुज़रते हैं और इसी तरह आप दूसरी चीज़ों में भी बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। मैम, कोई एग्जांपल आप शेयर करना चाहें? आपने ट्रैवल किया होगा, सिंध भी, KP के फारफ्लंग एरियाज़ में, वज़ीरिस्तान इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत ऐसा इलाका है जहाँ पर ज़रूरत थी। तो कोई एग्जांपल इंस्पायरिंग आपको लगी हो, या वहाँ के मुआहिदीन ने आपके साथ जो है मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया? बहुत ज़्यादा, इस कदर मैं आपसे ज़िक्र करूँ कि यहाँ तक कि एक फ़ॉरेन ऑफिस की खातून, वो भी हालांकि समझिए वो रिमोट एरिया से हट के जो एजुकेटेड क्लास है, वो भी कहेंगे मैं कभी नहीं अपना चेकअप खुद करती थी। और जब मैंने ये प्रोग्राम्स देखे और जाके मैंने खुद करना किया तो मेरे फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे था। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि हर जगह लोग, और मैं खैबर पख्तून खैबर मेडिकल कॉलेज गई तो वहाँ यंग बच्चियाँ भी बैठी नहीं थी और उनको ज़रा सा भी इस बात का मतलब अब अवेयरनेस हो गई ना, अगर ज़रा सी ये फीलिंग नज़र आई तो वो फ़ौरन दिखाने आती हैं। और इसके लिए हमने बहुत सारी ये किए कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में हमने फ्री ब्रेस्ट चेकअप, मेमोग्राम
अल्ट्रासाउंड की, बहुत सारी जगहों पूरे पाकिस्तान में ये फैसिलिटी दी। उसमें सिविल आर्मी ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया, फोर्सेस ने, कि उन्होंने अपने बेसिस पे और हर जगह इनकी अवेयरनेस दी ताकि जहाँ तक पहुँच सके उसके लिए हम काम करें। वंडरफुल। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि लिमिटेशंस हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है, कि कहाँ पे ये चीज़ अवेयरनेस की जो कैंपेन है इसको चलाने में कहाँ पे रुकावटें सामने आ रही हैं? अल्लाह का शुक्र है अब बिल्कुल नहीं है। शुरू में बहुत हुई कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमसे शौकत खानम ने ये कहा, क्योंकि वो शौकत खानम बहुत ज़्यादा कैंसर पे करता है, तो उन्होंने हमसे कहा कि बहुत मुश्किल है, मगर हमने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया और लोगों ने हमारा साथ दिया। देखो ये एक अकेला काम नहीं है, ये हमारे सारा पूरा पाकिस्तान ने ऐसी चीज़ में हमारे सब ने साथ दिया और अल्लाह का शुक्र है, मैं आपसे कहूँ कहीं भी रुकावट नहीं हुई। किसी ने भी हमें ये नहीं कहा कि आप इस टॉपिक पे क्यों बात कर रही, क्योंकि हमें अपनी 50% पॉपुलेशन हमारी औरतों की है, हमें उनकी डेथ रेट, उनकी सेहत का ख्याल करना है। मुझसे लोगों ने ये भी कहा कि आप इनकी एम्पावरमेंट के लिए भी ज़रूरी है करना, मगर अगर ज़िंदगी बचेगी तो ही एम्पावरमेंट होगी ना। सही बात है। और ये हमारी बहनों का ये ख्याल होता है कि औरतें हमारे मुल्क में बहुत निगलेक्टेड हैं। हाँ, ये ख्याल होता है। नहीं, ख्याल भी होता है और होती है भी कि मतलब देखो प्रायोरिटी दी जाती है मर्दों को, मर्दों को कहा जाता है कि कहा जाता है। अब बहुत तब्दीली आ भी रही है, मगर अगर आप गांव में दूसरी ऐसी जगह रिमोट एरिया में जाएं तो वहाँ ये औरतें, और घर में भी आप सोचें ना कि सोचती हैं कि इसमें अगर मैं कुछ घर में जिक्र करूँगी तो पैसे खर्च होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर के पास, मियाँ सुबह से शाम तक थक के आएगा, चलो आज नहीं कल चले जाएंगे, तो निगलेक्ट कर देती हैं। मगर मैं अपनी बहनों से ये कहूँ कि देखो अगर माँ, बेटी या बहन कोई बीमार हो जाए तो घर परेशान हो जाता है, क्योंकि माँ ही बच्चों को चलाती है, खाना भी बनाती है, जनरेशन को पूरी जनरेशन लेके चलती है और डे टू डे काम होता है। अगर माँ बीमार हो या बहन बीमार हो तो पूरा घर उलट जाता है। तो अपना सेहत का बहुत सिस्टम रुक जाता है, तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सही बात है। अच्छा मैम, ये टॉपिक के ऊपर हम लोग आगे चल के भी बात करेंगे, लेकिन दो और टॉपिक भी हमारे साथ हैं तो उसके ऊपर भी आपका काम मौजूद है। एक बहुत अहम टॉपिक है, दैट इज़ मेंटल हेल्थ, और उसमें भी अगेन पहले वाला जो हम जिक्र कर रहे थे ना, उसमें तो एक वो बात आ जाती थी जो आपने जिक्र किया, छाती का आप जिक्र ओपनली नहीं कर सकते, उसमें फैक्टर्स और थे। इसमें फैक्टर और हैं, और इसमें ये फैक्टर हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे औरत हैं, चाहे किसी का बच्चा है या किसी का भाई है, सबको ये एतराज़ होता था कि क्या हम पागल हैं जो हमें डॉक्टर के पास जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये जहाँ पे भी अगर कोई किसी से कह दे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्रेजेंट साहब पहले डेंटिस्ट्री करते थे, तो डेंटिस्ट्री में होता है कि यहाँ पे दर्द, स्ट्रेस में आपके दर्द होते, पेशेंट्स आते थे कि शायद हमारे दांत में दर्द, मगर दांत में नहीं, ये आपके स्ट्रेस रिलेटेड। अच्छा, स्ट्रेस अगर उनसे कभी कोई कह देते थे कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, ठीक है, तो अच्छे पढ़े लिखे लोग कहते थे कि पागल तो नहीं है। मतलब ये एक था है, अब तो काफ़ी हद तक मेरा ख्याल कम हो गया, मगर ये कि लोग अगर आप उनसे कह दें तो लोग यही अल्फाज के नहीं, सही बात है। ये तो, और अफसोस की बात ये भी तो है ना कि हमारी इतना 24 करोड़ की आबादी में हमारे यहाँ ट्रेन साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो है वो 600 हैं। तो एक ये भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमने ये किया कि हमारे जितने डॉक्टर्स थे हमने सब बाहर चले गए। बाहर चले गए, जो भी हालात थे वो इसमें जिक्र नहीं, मगर बाहर चले गए, और मेजॉरिटी जो लंदन और इधर उधर लोग गए, मेजॉरिटी दुनिया में उनको साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में ज़्यादा चांसेस मिला करने के लिए। अच्छा, तो हमने और प्रेसिडेंट साहब ने इस पे ये काम किया कि ये जो मेंटल स्ट्रेस है, ये एक मतलब आप ब्रेस्ट कैंसर लें, डिफरेंटली एबल लें, या जो भी आप लें, तो उसमें औरतें मुझसे ये कहती थी कि जब पहले हमें ये कोई मुझसे डॉक्टर ये कहता था कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, तो सबसे पहले मैं ये सोचती थी कि किस साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ, हाउ टू हैंडल माई सेल्फ एंड माई फैमिली, क्योंकि नाम ही सुन के ना एक ट्रॉमा होता है, एक स्ट्रेस होता है कि क्या, तो कैसे हैंडल किया जाए। अब अगर मुल्क में है ही नहीं तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, सही बात है। तो इसके ऊपर हमने गवर्नमेंट ने काम शुरू किया कि हम बाहर लंदन और अमेरिका इनसे ऑनलाइन जूम पे इनकी मदद लें,
क्योंकि देखो बेसिक जो स्ट्रेसेस हैं वो तो ऑनलाइन आपको डॉक्टर के पास जाके डिस्कस करके, सही बात है। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ मुल्क में थी कि फैमिली, जॉइंट जॉइंट फैमिली फैमिली सिस्टम, हाँ, वाह। वो काफ़ी हद तक अब खत्म इतना होती जा नहीं रही है। रहा है, हाँ। और वो भी वजह हो रही है कि उससे और बढ़ रहा है। जो सुसाइड रेट यंग बच्चों में स्ट्रेसेस हैं, मेरे ख्याल में मैम वो प्लीज आई वांट यू टू टॉक अबाउट जॉइंट फैमिली highlight सिस्टम करिए exactly। कि ये कितना ज़रूरी है एक बहुत। माशरे को मस्बत जो है वो तब्दीली के लिए। और मेरे ख्याल वेस्ट जो है वो हमारी तरफ आ रहा है, वो कोशिश शायद कर रहे हैं कि हम जॉइंट फैमिली में बच्चों को देखें। नहीं तो वहाँ तो आप सब जानते हैं कि 17-18 साल में वो मतलब चले जाते हैं, अपने इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारते हैं। और हमारे यहाँ जो जॉइंट फैमिली है उसमें बहुत प्लस पॉइंट्स हैं। मतलब जाहिर है थोड़े प्रॉब्लम्स भी होते हैं हर फैमिली में, मगर उससे ये इशू भी हो जाता है ना, घर में बहन है, बेटी है, बहनें हैं, नंद भावज हैं, कोई ना कोई तो डिस्कस कर ही सही लेता बात है ना। उससे वो देखो, आप मेंटल स्ट्रेस जो है वो बात करने से बहुत कोई कम तो होता है जिसको दिल का हाल Exactly, सुनाया जाए। बस अगर वो आप नहीं बोलेंगे, नहीं डिस्कस करेंगे, वो बढ़ता जाएगा और फिर वो एक एक्सट्रीम पे चला जाता है, जो सुसाइड और ये सारी चीज़ें हो रही। तो इसीलिए जॉइंट फैमिली भी बहुत ज़रूरी है। Indeed। ठीक है, यंगस्टर्स की तरफ आना चाहूँगी क्योंकि आजकल उनमें ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मेंटल हेल्थ का, और कंसिडर ये किया जाता है कि तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें कौन सी फिक्र है। उस चीज़ को भी थोड़ा हाईलाइट करें कि कितना इंपॉर्टेंट है यंग जितने भी हमारे लोग हैं, यंग जनरेशन है, उसमें इस चीज़ की तशख़ीस करना और उसके बाद इस चीज़ को बेहतर बनाना। दुनिया की भाग भी बहुत रही है, थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए। वाह वाह वाह। हाँ, थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए, जो हम रुकने के लिए तैयार नहीं, हर चीज़ के लिए। ये व्हाट्सएप, कंप्यूटर, ये है तो बहुत अच्छी, जाहिर है दुनिया की सारी चीज़ें नॉलेज भी मिल रही है, ख़राबियाँ भी बहुत आ रही हैं, और उसी में बच्चे स्ट्रेस में भी जा रहे हैं। और मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे या उसके बाद का मैं जिक्र करूं, तो स्कूल्स में ट्यूशन मेरे बच्चे माशाल्लाह, वी हैव 4 kids and they are all dentists। और मैंने जहाँ तक मुझे याद है कि शायद सबसे छोटी वाली बेटी को ट्यूशन दी, वो खुद ही शौक़ में कि मेरी क्लास में सब बच्चियाँ ले रही हैं तो मैं भी लूँगी। और हमारे यहाँ कभी ट्यूशन का सवाल नहीं था। अब बच्चे सुबह से निकलते हैं और रात को घर पहुँचते हैं, तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा। मतलब कोई उनकी अपनी ज़िंदगी रिलैक्स करने के लिए नहीं है। और फिर ये कि इस बच्चे का इतना मार्क्स आए तो तुम्हें और ज़्यादा कंपैरिजन। हर बच्चे का दिमाग, उसकी अपनी सोच, हर चीज़ डिफरेंट होती है, उसको उसी तरह हैंडल करना चाहिए। कोई बच्चा पढ़ने में तेज़ होगा, कोई किसी और स्पोर्ट्स में तेज़ होगा। ज़रूरी तो नहीं कि आप डॉक्टर बन के ही कामयाब होगे, हाँ, आप हर फील्ड में भी कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो अगर माँ बाप इस बात को थोड़ी सी रिलैक्स करें तो इंशाल्लाह ये बच्चों, ख़ास तौर से यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा मैम, ये हम देखते हैं कि हम लोगों ने जिस तरीके से जिक्र किया इस मेंटल हेल्थ के लिए, और आपको क्या लगता है कि इदारों की पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि हर इदारे के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट मौजूद होना चाहिए, स्कूल लेवल से लेकर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोगों तक के लिए? होना तो ज़रूर चाहिए, सारी दुनिया में ये एक पॉलिसी है, मगर अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो आप इतना आगे हम नहीं बढ़ा सकते कि हम जैसे हम मेमोग्राम की तरफ मैं कभी नहीं कहती ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड ना, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम अगर हर को दौड़ा देंगे कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हर जगह हो या मेमोग्राम हर गांव में हो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जो ज़रूर होगा। तो मेरे ख्याल में आप अपनी रिलेशन, हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत खूब, बहुत। आप वो वैल्यूज़ को करेंगे तो हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे, आपसे आके बैठेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, ना कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ज़रूर होना चाहिए, बट मेरे ख्याल में। तो चलें, यहीं से मेरे जहन में एक पॉइंट आता है, और वो ये है कि करैक्टर बिल्डिंग का। जी, अगर हम करैक्टर बिल्डिंग पे फोकस करना शुरू कर दें, और तालीम और तरबियत में से एक तालीम का अंसर रह गया है, तरबियत कहीं गायब हो गई है। मेरा ख्याल ये पहले ज़माने में बहुत होता था, अब मैं नहीं देखती हूँ। हाँ, पहले जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में भी सब्जेक्ट्स होते थे कि आपकी सिविक्स में क्या, यही सेंस है कि क्लीननेस, सफाई, अपने बड़ों का ख्याल कैसे करो। मेरा ख्याल ये चैप्टर तो शायद ख़त्म ही मैंने तो नहीं पढ़ा। बिल्कुल, आपने नहीं पढ़ा ना, नहीं तो हमने पढ़ा था किसी ज़माने में। तो उसमें
ये अफसोस की बात है। इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट। अब घर के बाहर गंदगी है तो वो गवर्नमेंट आके साफ कर, गवर्नमेंट करे, मैं ये नहीं सपोर्ट कर रही कि ना करे, मगर हमें ख़ुद को एहसास होना चाहिए कि हमारा मुल्क, हमारा घर, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली, उसको हमने अपनी फीलिंग ख़त्म कर दी। हमें अपना एहसास नहीं रहा, हम बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है मैम, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे और आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगी कि आप जो कैंपेन चला रही हैं इस हवाले से, उसमें थोड़ी सी बताइएगा कि क्या प्रोग्रेस चल रही है और मज़ीद किन इक़दामात को लेने की भी ज़रूरत है उसमें। जी, इसमें मैंने और प्रेसिडेंट साहब ने बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करी भी और अभी भी कर रहे हैं, और इसमें एक ऐप और चैटबॉट बनाने की हमने फ़िक्र कर रही है और हुई भी है। प्राइम मिनिस्टर के यहाँ वो लॉन्च भी हुआ है। और उसके ऊपर और भी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो हमराज़ ऐप जी। और इसमें कल रात ही इत्तेफाक है कि कल रात ही एक है साहब, वो ब्रिटिश एशियन सोसाइटी में वहाँ लंदन में काम करते हैं, और उसमें उनका एक ग्रुप है जो हेल्प करता है। तो मैं कोई 8-10 महीने पहले अमेरिका और लंदन गई थी, मेरी बेटी रहती है, तो वहाँ मुझे ये ख्याल हुआ कि हम पैसे नहीं मांगे किसी से। अच्छा। हाँ, मैंने कहा देखो वी डोंट वांट एनी फंड्स, मगर आप अपना टाइम दो अपने मुल्क के लिए। हाँ, सही बात। उससे हम चैटबॉट बनाएं और ऐप बनाएं। वो अगर हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स भाई बहन वहाँ अपना महीने अपने करें, टाइम दें, जिस तरह भी दे सकते, और वहाँ से हमारी हेल्प करें, कंट्रीब्यूट करें कि आके, जैसे हमारे पास अगर साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट नहीं हैं, आप जैसे मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में थी, उनका एक पूरा डिपार्टमेंट है इसका, साइकोलॉजी, बहुत अच्छी बात है, मगर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो मतलब हमें तो फिर ज़िंदगी गुजर जाएगी वो ट्रेन करने में। तो जो ऑलरेडी हमारे भाई बाहर बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं पाकिस्तानी, वो मुल्क के लिए तो काम करना चाहती हैं, उनकी सर्विसेज लेना चाहिए, और शुरू हो भी किया है, मगर इस पे और मज़ीद हम इंशाल्लाह करेंगे ताकि इसको और हम अवेयरनेस दें और लोगों को पता चले। असल तो ये बात है कि हम डेवलप तो कर लेते हैं और लोगों को नहीं, अवेयरनेस नहीं होती। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है कि हम अवेयरनेस नहीं देते, उन चीज़ों को हम छुपा लेते हैं। जैसे एक बहुत मज़े की बात मैं करूँ कि हमने स्टेट बैंक गवर्नर के साथ भी काफ़ी काम किया, और डिफरेंटली एबल और औरतों के लिए लोन के लिए, जैसे किसी बहनों को नहीं मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा स्टेट बैंक औरतों को लोन देता है और बहुत कम परसेंटेज, और उसके लिए उन्होंने बहुत फैसिलिटी भी करी थी। मगर एक बार स्टेट बैंक गवर्नर ने खुद कहा कि मगर ये सारी चीज़ें हमने सेफ में रखी हुई हैं, क्योंकि मालूम नहीं है ना, तो वो सेफ में रखी हुई। सही बात है। तो अफसोस ये है कि हमें जितनी, अब हर रोज टीवी और मीडिया में जाना आसान काम नहीं है, मगर यही है कि अवेयरनेस दो। जैसे अक्टूबर के ब्रेस्ट कैंसर का था, मैंने जब शुरू किया मुझे ये ख्याल हुआ कि 1 महीना इज नॉट इनफ। हम कहें या जो भी कहो, आपको जब तक उस पर मेहनत करना, आप सब मिलके इस पे बात नहीं करोगे तो नहीं बात बनेगी। सही बात है। हाँ, ये हमने एक लोगो बनाया कि बात करोगे तो बात बनेगी, बात करोगे तो बात बनेगी। बहुत खूब मैम, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर खुसूसी अफराद के ऊपर भी हम लोग अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। काबिज़ भारतीय अफवाज मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों को मावराए अदालत शहादतों, हिरासती तशद्दुद और बिला जवाज़ गिरफ्तारियों का सामना है।
5 अगस्त 2019 से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। एक बार फिर से आपको सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से और डिफरेंटली एबल्ड अफराद के हवाले से, और इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खातून अव्वल पाकिस्तान मोहतरमा समीना अलवी साहिबा। मैम, जिस तरीके से हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए, हेल्थ से रिलेटेड और तीसरा भी हेल्थ से रिलेटेड भी है और एजुकेशन से रिलेटेड भी है, और ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं टॉपिक लेकर। खुसूसी अफराद जो पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी है पाकिस्तान में, लेकिन उस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, जो मुख्तलिफ शोबों में कहीं पर अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन उससे वक्त निकाल कर इन बहन भाइयों के लिए ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर पिछले 5 सालों में क्या अवेयरनेस कैंपेन्स हुई, कहाँ से इस आइडिया को जनरेट किया गया और रियलिस्टिक स्टेप्स अब हमें क्या लेने की ज़रूरत है? आपने ये कहा कि बहुत सारे खुसूसी अफराद बहुत ज़रूरी है कि इनके ऊपर हमें अहमियत देना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO ये 10 से 12% है पॉपुलेशन में। आप 12 भी छोड़ दो, 10 ही निकाल लो तो एक बहुत बड़ी आबादी है। सही बात है, मगर हमें नज़र तो नहीं आती। हाँ। वाई? आपने कभी नहीं सोचा कि क्यों नहीं उनको अपने साथ स्कूलों में ले जाते हैं? हाँ। हमने शुरू वहाँ से किया था कि इनको इंक्लूसिव करना चाहिए। सही बात है। आप मतलब बाज़ देखो, अगर चल नहीं सकते हैं या हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं या विजुअल इम्पेयर्ड, तो बहुत सारी ऐसी आजकल चीज़ें आ रही हैं दुनिया में। सारी दुनिया में तो वो बच्चे इंक्लूसिव हैं, हाँ। पढ़ते हैं, यहाँ क्यों नहीं? सही बात है। तो एक तो हमारे यहाँ वही बात आके बैठ जाती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर को कहें, मेंटल को कहें, कि वो टैबू है। जिनके यहाँ बच्चे ऐसे हो जाते हैं वो बताते नहीं हैं, डिस्कस नहीं करते, अपने करीबी रिश्तेदारों में भी नहीं बताते कि हमारे यहाँ ऐसे। हालांकि ये ना माँ बाप का कसूर है, ना बच्चे का, ना अल्लाह ताला ने। और उनके साथ मैंने ये देखा, और बहुत सारी, कि अल्लाह ताला अगर एक चीज़ से उनको कमी देता है तो बहुत सारी चीज़ें उनको नवाजता भी, बल्कि हमसे बेहतर काम वो करते हैं। तो उस पर हमने पहले शुरू किया कि इनको इंक्लूसिव करना चाहिए। हाँ। उस पर कामयाबी हो भी रही है और नहीं भी हुई है, थोड़ी बहुत हो भी रही है। मगर मैं जैसे जब इस काम करती हूँ इस टॉपिक्स पे, तो मैं पूछती भी रहती हूँ। तो स्कूलों में मुझे पता चला एज अ फिलिंग के तौर पर काम थोड़ा बहुत हो रहा है, मगर एक्चुअली काम नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि टीचर्स होना चाहिए। हाँ, टीचर्स की भी बहुत कमी है, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। अगर ट्रेंड नहीं है तो वो बच्चे कैसे लेंगे? और अनफॉर्चुनेट, आपको मैं एक ये बात बताऊं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग, कि प्राइवेट स्कूल और दूसरे स्कूल्स, अगर उनकी जो भी फ़ीस है, आजकल माशाल्लाह से फ़ीसें भी बहुत ज़्यादा हैं, माशाल्लाह से, उसके बाद अगर बच्चा कोई डिफरेंटली एबल होगा तो एक्स्ट्रा टीचर रखी जाएगी। हाँ। उसके पैसे जो होंगे, सैलरी जो होगी, वो पेरेंट्स देंगे। हाँ। आप मुझे ये बताइए कि वो जो माँ बाप हैं वो तो ऑलरेडी बहुत चीज़ों से गुजर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप मुल्क के लिए कहाँ पर है? आपकी कहाँ, आपकी स्कूल की एफर्ट कहाँ है? ठीक है, होती होगी, मैं नहीं कह सकती कि उनको मुश्किलात होंगी, स्कूल्स में भी प्रॉब्लम, मगर कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा कि ऐसी क्यों वजह है। हर कोई छोटा मोटा अपना हाथ डाले तो ये भी हो। उस टीचर्स ट्रेनिंग के पे भी हम काम कर रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग का ये है, मैंने अभी कोई 1 महीना पहले वहाँ बॉस्टन में सिमंस कॉलेज है, ठीक है, तो उसमें एक प्रोफेसर है क्रिस, उनसे कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ ट्रेनिंग हो। हाँ।
और उसकी आप बिल्कुल इसके ऊपर बजा किस फरमा तरीके रही से हैं। काम किया जाए। अच्छा मैम, थोड़ा सा इसकी तरफ भी आना चाहूँगी कि हमारे लोगों की ये मेंटेलिटी चेंज करना भी बड़ा ज़रूरी है कि हम उनको डिसेबल्ड कहने की बजाय डिफरेंटली एबल्ड की तरफ लेके आए, और हम उनको कंसिडर भी डिसेबल करते हैं, इसीलिए हम शायद उनको निगलेक्ट भी कर जाते हैं। हाँ। कितना टाइम लगेगा हमें ये माइंडसेट चेंज करने में, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमें खुद अपने पर काम करना पड़ेगा। हाँ, मैं तो ये कहती हूँ ये कोई नहीं कर सकता। हमें खुद इस बात को ख्याल रखना होगा कि देखो ये भी हमारी तरह इंसान है। बिल्कुल। हम हो सकता है, अब देखिए ना, चढ़ने में किसी को प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है, तो ये भी एक डिफरेंटली एबल्ड चीज़ हुई ना। तो डिसेबिलिटी को आपको खुद सेंसिटाइज करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा कि इस पे हमें काम करना है। मैम आप पानी लें, और हम जो है ना वो जिक्र करते हैं बिल्कुल इसके ऊपर कि डिफरेंटली एबल्ड लोग हों, चाहे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हो, मेंटल हेल्थ के हवाले से हो, और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो टैबू समझे जाते थे, जो मिथ समझी जाती थी, उसके ऊपर एक सरपरस्ती की ज़रूरत होती है हमेशा, जहाँ से बात का आगाज़ होना चाहिए। वो लीड ले ली गई, अब उसका आगाज़ हो गया। लेकिन जिस तरीके से जिक्र किया गया कि चेंज हम अपने अंदर से ही लेके आते हैं, हम अपने आप से चेंज लेके आते हैं, तो वो चेंज और वो स्टेप जो है, वो इनिशिएटिव हमें खुद से लेने की ज़रूरत है। हर इंडिविजुअल जो अपनी बेस पे जो है या अपनी सतह पे ये स्टेप लेगा, तो मेरे ख्याल से पूरा मुआशरा जो है वो एक वन यूनिट के तौर पर इसके ऊपर काम कर सकता है। ज़ाहिर बात है, बिल्कुल इसी तरीके से। मैम हम रियलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे थे, और रियलिस्टिक अप्रोच में हमारे जो इदारे हैं उनके अंदर खुसूसी अफराद के लिए कोटा मौजूद है। जी बिल्कुल। और ये एक अच्छी और बड़ी खुशाइन बात है जो कि होना भी चाहिए। हाँ। क्योंकि हमारे लिए एक बहुत अहमियत के हामिल शामिल करना चाहिए। लेकिन मैम और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेने की ज़रूरत है, और इदारों तक पहुंचने के लिए पहले जो आपने स्टेप की बात की थी एजुकेशन, सो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे भी हैं जो इस वक्त स्कोर कर रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर जो है ना वो आ रहा है दुनिया में उन बच्चों का जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम को कैसे लिंक किया जाए? एजुकेशन सिस्टम को तो हमें, जैसे मैंने बताया कि टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेंड टीचर्स होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है उनके लिए जो आम टीचर होगी शायद उसके लिए प्रॉब्लम हो। दूसरे, इनका कोटा का आपने बात करी जी, आप ये तो पूछिए कि कोटा सिस्टम कंप्लीट भी हो रहा है या नहीं हो रहा? मैम वो आप बता सकती हैं? हाँ, तो इसके ऊपर हमने काम करा कि कोटा जो है एटलीस्ट वो तो आप हर जगह का उसमें तो रखें। अच्छा, उसमें क्या मसला है कि उसमें जो लड़का या लड़की कोई अगर ज़रा सी भी कोई चीज़ उसकी कमी हो, हाँ, उसको वो रख लेते हैं। अच्छा। और जो डिफरेंटली एबल बच्चा होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। चाहे वो उस नॉलेज से बिल्कुल उसको हो, वो पढ़ा लिखा हो, मास्टर्स हो, मगर उनको प्रायोरिटी नहीं देते। तो मैम इसके लिए फिर क्या किया इसके लिए हाँ, इस पे भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब मिल के मेहनत कर रहे हैं कि इनकी प्रायोरिटी देना चाहिए कि जब वो काम आप वो मास्टर्स कर सकते हैं तो वो जॉब भी कर सकते हैं। तो मैं सब इदारों से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर वो 10 घंटे काम नहीं कर सकते तो 5 घंटे तो कर ही लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। 5 घंटे कर लेंगे। हाँ। तो आप ये सोच के आप उनको रखें। और मैं गवर्नमेंट में तो ये इम्प्लीमेंट हुआ भी है और हो भी रहा है भी, बट प्राइवेट सेक्टर में ये कमी है इस बात की। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में तो उनसे भी हम अब बार बार ये इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी होगी कि आप लोग भी इस कोटे को पूरा करें। ठीक है कि वो अपने रखेंगे तो उनको जॉब्स मिलेगी। अब जहाँ तक जॉब्स का सवाल है, ये होता था कि लोग रख लेते थे और वो बच्चे ट्रेन नहीं होते थे। अब आपने तो अपनी उसमें एज ए चैरिटी कहो या जो भी रख लिया, अब 2 महीने 3 महीने गुजरे, जो उनका बॉस होता है वो भी परेशान कि ये बैठा हुआ है, और जो बच्चा या बच्ची जो होती थी वो भी बोर हो जाती थी कि मैं बैठी हुई हूँ, कोई काम नहीं कर रही। अब हम कोशिश में ये है कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग से मुराद है कि अगर बैंक की जॉब है और वो मास्टर क्वालिफाइड है तो उसको ट्रेंड करके वहाँ जॉब दिलाई जाए, अकॉर्डिंग टू डिमांड उनको ट्रेन किया जाए ताकि उनको स्किल रिलेटेड और इस पे होने, क्योंकि अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन से थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं और उनको नहीं मिली, तो काम तो करें ना। मैं जैसे इन NGOs में जाती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि देखो आपका विजन क्या है। हाँ, आपके पास अच्छी बड़ी एजेस के भी बच्चे, बेटियाँ, लड़के लड़कियाँ हैं, तो इनको अपने पैरों पे डिग्निटी के साथ रहना चाहिए ना। ये काम करें, अपनी अर्न करें, जो जहाँ जितना भी कमा सकेंगे कुछ तो लाएंगे। जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि ये 3 व्हीलर्स
रिक्शास होते हैं, और उसको हमने एक साहब को दिया। वो कह रहे थे मैं 1 साल 6 महीने से अपनी फैमिली में कह रहा था कि मुझे बाहर निकलना है, और जाहिर है कोई बॉदर नहीं कर रहा था। नहीं, और आसान भी नहीं है ना लेके जाना। क्यों आसान नहीं है? कि हमारे यहाँ रैम्प्स भी नहीं है। आप अगर व्हील चेयर लेके जाओ तो कैसे लेके और रैम्प्स आपने अगर कुछ आपकी नज़र से गुजरे हो ऐसे ऐसे जी खतरनाक रैम्प्स हैं कि मेरा ख्याल हम आप भी नहीं उस पर चढ़े तो गिर जाएं। तो वो हमने तो नहीं कहा, मतलब ये एक इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने करा कि करें। हाँ। तो वो जल्दी में उन्होंने जिस तरह भी बनाना चाहे बना के बन गए। तो इस पे भी थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए कि रखें तो ऐसे रैम्प्स हो कि जिसपे वो चल भी सके ना, हम लोग भी चढ़ सकें। मैम, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ बना ली जाती है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल टीम्स बनानी चाहिए जो कि चेक एंड बैलेंस रख सकें कि हमने जो पॉलिसी बनाई है वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं? देखो, कहाँ तक आप लोग बनाएंगे, रखते जाएंगे। हाँ, हमें खुद क्यों नहीं एहसास है? मैं ये कहती हूँ हमारा मुल्क है, हमें आप मतलब अफसोस की बात है ये कहते हुए मुझे शर्म आती, मगर आप कहीं बाहर जाओ तो आप अपनी गाड़ी से कूड़ा नहीं फेंकोगे। सही बात है। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ के लॉज सख्त हैं। हाँ। आप यहाँ बॉदर नहीं करते। मैंने बहुत जगह देखा, आपके घर इतना खूबसूरत होगा, बाहर कचरा होगा। हाँ। तो अब गवर्नमेंट तो झाड़ू नहीं देगी आके। हाँ। ना, आपको खुद क्यों नहीं एहसास है? तो ये जो मैं छोटे छोटे काम कर रही हूँ, ये सिर्फ अपनी एक एफर्ट है, बहनों भाइयों बच्चों को अवेयरनेस कि काम करो। हाँ, अपना मुल्क का ख्याल करो, अपने डिफरेंटली एबल लोग हैं उनका ख्याल करो, अपनी बहनों का। जैसे मैं जब ब्रेस्ट कैंसर के लिए जाती थी यूनिवर्सिटीज़ या हॉस्पिटल्स में जा भी रही हूँ, तो मैं वहाँ मर्द जब बैठे होते थे तो मैं कहती थी आज मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि उनको सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। हाँ। क्योंकि माँ बेटियाँ वो डिस्कस नहीं कर पाती। हाँ। और करती भी हैं तो शर्म के मारे हाँ। वो 2 साल 3 साल गुजर जाते हैं और वो बीमारी जो है और बढ़ जाती है। तो इस बात का एहसास उनको होना चाहिए। और उस एहसास का मैं बताऊं कि मेरी बेटी बाहर है, वो कहने लगी कि उसकी एक किसी ने बताया कि उसकी फैमिली यहाँ लाहौर में थी और माँ और लड़के उसके, तो लड़कों ने अपनी माँ से कहना शुरू किया कि आप जाएं मैमोग्राम कराएं। भला कहाँ होता था पहले कि कभी बच्चे इस बात पे डिस्कस करें। तो ये अहमियत मर्दों को होना चाहिए। सही बात है। हम लोग तो इस बात को सुनते साथ खामोश हो जाते हैं। खामोश हो जाते, ठीक है, लेकिन ठीक है, आप एक कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप एक बात तरीके से करो कि आप जाएं, जाके डॉक्टर को दिखाएं, बीमारी बात करने का अंदाज तरीका होना चाहिए। मैम, एक और टॉपिक, आई हैव सीन योर मल्टीपल इंटरव्यूज़ और उसमें एक टॉपिक मुझे सुनने को मिला जो कि मेरे दिल के बड़ा करीब था, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी बात करें और इसको भी आप लीड करके चलें। अच्छा, दैट इज़ ऑर्गन डोनेशन। और ऑर्गन डोनेशन के ऊपर आपने एग्जाम्पल भी एक कोट की थी, और वो इतने अरसे बाद जब दोबारा से वो फैमिलीज मिली, ठीक है, तो उसके बारे में भी ज़रा एक दफ़ा दोबारा से वो एग्जाम्पल कोट कीजिएगा। जी, मैंने जो व्हाट्सएप है ना उसमें ख़राबियाँ भी बहुत हैं, अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। उसी में मैंने कहीं देखा, अमेरिका, ये पता नहीं कहाँ का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मगर वो बच्चा जो माँ थी, और एक माँ थी जिसका बच्चा शायद 4-5 महीने का था और ही वॉज डाइंग, और दूसरा बच्चा 5-6 साल का था, उसको हार्ट की ज़रूरत थी। इसने अपना डोनेट उसको कर दिया, वो ज़िंदगी उसको मिल गई। वो तो बेचारा जो 3-4 महीने का बच्चा था, ही वॉज डाइंग, तो दूसरे बच्चे को मिल गई। और वो माँ बाप दोनों माएँ मिली शायद 12-13 साल के बाद, उनको पता ही नहीं था किस बच्चे ने डोनेट किया। तो मैं इस पर थोड़ा सा भी रिसर्च कर रही हूँ कि ये क्या होना चाहिए। हाँ। मगर मेरे ख्याल में अगर ज़िंदगी ख़त्म हो रही है तो वाई नॉट। हाँ, मैं तो खुद भी इस बात में बहुत सोच रही हूँ कि विल करके जानी चाहिए। कोशिश करनी ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है। नहीं, इस पे कहते हैं बात, मैंने ये भी सुना यहाँ पर कि अगर किसी ने अपना लिखा भी है तो फैमिली नहीं करने देती। हाँ, कि नहीं, ये अब इसमें हमें इस्लामिक तरीके का देखना पड़ेगा कि क्या है, फिर उसके बाद हम इस पे कदम उठाएंगे। और पाकिस्तान में किसी हद तक आई डोनेशन पे तो काम चल रहा है और वो हो भी रहा है। वो आई डोनेशन से ही मुझे ये बात आई कि वो नहीं करते लोग बाद में जाने के बाद। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अच्छा मैम, मैं चाहूँगा कुछ, ये तो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, कोई किसी भी परेशानी से इस वक्त गुजर रहा है
तो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है, मोटिवेशन आती है। सो मैं चाहूँगा कि आप जो है वो कुछ कहना चाहें हमारी ऑडियंस से, कुछ भी किसी भी परेशानी से कोई देखो, गुजर रहा है। मुल्क तो बहुत ही खूबसूरत है और ऐसी बात नहीं है कि हमारा मुल्क अच्छा नहीं है, हाँ, और इसमें बहुत तरक्कियाँ हो रही हैं। आप जैसे देखिए, तरक्की के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ते ही हैं ना, कि जैसे हम व्हाट्सएप और ये और दुनिया जो ऐप और सारी चीज़ें, तो काम बहुत हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाओ कि मुल्क नहीं सही है, कुछ भी नहीं कर रहा। बहुत दुनिया में बहुत काम हो रहा है और इतनी इंटेलिजेंट लोग और बच्चियाँ और बच्चे हैं यहाँ पे कि बाहर जाके थे फ्लरिश क्यों करते, और यहाँ पे भी आ भी रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत सारे काम हो रहे हैं। बहुत, अब मिसाल के तौर पे यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो मैं कहती हूँ मामूली चीज़ें हैं ना, ब्रेस्ट कैंसर, डिफरेंटली एबल। अब वो डिफरेंटली एबल बच्चे इतने खुश होते हैं ना कि देखो हमारे को कुछ, हमारी ज़िंदगी कुछ हैसियत मिल रही है। तो आप सब से मैं कहूँगी इन सब पे ज़रूर काम करें, उनको अहमियत दो। अगर आपका वो 10 काम नहीं करेंगे तो आपके 2 काम ज़रूर कर लेंगे। तो उनको आप जितना हो सके प्रमोट करें और उनको आप हमें समझने की जरूरत है ना, करें एग्जैक्टली, और उनको वो एबिलिटी दें कि आप ये कर सकते हैं। उनके ऊपर ट्रस्ट जो है वो जनरेट करने की जरूरत है। हमें ये समझना चाहिए ना कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो उसका मकसद और मतलब है क्या। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, फीमेल्स जो है वो फीमेल्स से ही इंस्पायर होती हैं और वो उनको ही आइडियलाइज करती है। खातून जो है खातून को देख के ही आइडियलाइज करती है कि ये मेरी आइडियल है और मुझे इसी से इंस्पायर होना है। जितनी भी फीमेल्स देख रही हैं या जो आपको आइडियलाइज करती हैं, उनके लिए एक मैसेज, काम करें। मेरा ये मकसद है कि अपनी वैल्यूज़ को नहीं भूलना चाहिए। हमारी पाकिस्तान की वैल्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं, उसको नहीं भूलना चाहिए। काम ज़रूर करें मगर अपने फैमिली को निगलेक्ट नहीं करें। देखो, वही तो जनरेशन बन रही है। मेरी बच्चियां भी डेंटिस्ट हैं जैसे आपको मालूम है, मगर मैं उनसे यही कहती हूँ कि देखो, काम ज़रूर करो मगर इतना पैसे के पीछे इतना मत भागो कि वो घर ख़त्म हो जाए। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका घर, वो बहुत ज़रूरी है, उसको बनाना और उस पर टाइम ज़रूर दो। इंसान है, नहीं कर सकेंगे मगर ये जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना, इसको कम करें। प्रायोरिटीज़ आप अपनी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट करें। आप उसी तरह बैलेंस करो कि आप फैमिली भी निगलेक्ट ना हो, बच्चों को, क्योंकि बच्चे निगलेक्ट होंगे तो जनरेशन आपकी ख़राब होगी। बिल्कुल ऐसे। सही बात है। मैम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपसे बात करके। और आई नो कि ये बड़ा मुश्किल होता है बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना, लेकिन चूंकि आपका अपना ही कहना है कि आप शुरू से चैरिटी वर्क करती हुई आ रही थी, तो इसीलिए आपने इसको कैरी किया। लेकिन इसको एक सरपरस्ती की ज़रूरत थी, जो आपने सरपरस्ती दी। आई होप कि जो आपका विजन है, आपका मिशन है, वो आगे चलेगा, बढ़ेगा। मैं सबसे यही कहती हूँ कि अब थोड़े दिन है जो हम लोग इंशाल्लाह सिविल लाइफ में चले जाएंगे, मगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। माजरत अपने चाहती हूँ कि आज मेरे कुछ गले में प्रॉब्लम है, मगर ये कि उसी में बात ज़्यादा बढ़ नहीं सकी। तो मगर ये कि फिर इंशाल्लाह किसी वक्त आएंगे और तफसीली से बात करेंगे। इंशाल्लाह बहुत सारे और मौज़ूआत हैं जिन पे आपकी सोच जो है जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत शुक्रिया आज वक्त निकालने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग इंटरव्यू देख रहे थे खातून अव्वल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरमा बेगम समीना आरिफ अलवी साहिबा का। और इकबाल का वही शेर वहीं पर एंड करेंगे कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इसको समझने के लिए हमें हर फ़र्द को अपनी वर्थ समझना ज़रूरी है। और इस मुल्क के पाकिस्तान, जिसकी जोग्राफियाई लिहाज से स्ट्रैटेजिकली जो अहमियत है, उसको समझने की ज़रूरत है और उस पर मिलकर काम करेंगे तो बेहतर माशरा। हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, इंशाल्लाह डेवलप स्टेट की तरफ और ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम हर इंसान जो है जो इस माशरे में रह रहे हैं, वो अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दे तो कितनी हद तक बेहतरी लाई जा सकती है। एग्जैक्टली। मुझे रुशना को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।